हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग, मेरे प्यारे देश के वीर जवानों। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट मींस जो हमारे पास कनकेव मिरर है और कन्वेक्स मिरर है, उसके हमने डेरिवेशन करने हैं मिरर फॉर्मूले के लिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट हम लेक्चर में अपने डिस्कस कर चुके हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने उसका डेरिवेशन भी बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो आज का जो स्पेशली लेक्चर होने वाला है मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग में ही। इसमें मैं सारे के सारे डेरिवेशन कराऊंगा, कनकेव मिरर वाले, कन्वेक्स मिरर के, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, प्लस मैग्निफिकेशन वाला डेरिवेशन भी कराऊंगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, कि भाई आज पूरा डेरिवेशन थ्योरी वाला पार्ट ही होने वाला है, उनको देखने की जरूरत नहीं है लेक्चर को। बट ऐसा नहीं है, लेक्चर उन्होंने भी देखना है ना, क्योंकि कुछ थियोरटिकल जो कंसेप्ट है, रे डायग्राम कैसे बनाना है, और जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई जो हमारे पास रियल इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है, ठीक है, इरेक्ट बनती है या इन्वर्टेड बनती है, डिमिनिश्ड बनती है या एनलार्ज्ड बनती है, क्या हमारे पास इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक है? तो वो शॉर्ट ट्रिक भी आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, तो एंड तक आप लोगों ने लेक्चर में बने रहना है और ध्यान से देखना है लेक्चर को। ठीक है, आगे प्रोसीड करने से पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पे साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन वाला पार्ट पहले डिस्कस करेंगे। इनको बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ये नाम दिया गया है साइन कन्वेंशन के लिए रे ऑप्टिक्स में, जब हम मिरर वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। मिरर का चाहे तो हम डेरिवेशन करें या प्रॉब्लम सोल्व करें। ठीक है, तो अब बात आती है किस तरह, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कार्टेशियन नाम क्यों दिया गया, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्यों बोलते हैं इसको पूरे तरीके से, सिर्फ साइन कन्वेंशन क्यों नहीं बोलते? क्योंकि एक्चुअल में जो साइंटिस्ट था एक ना, फ्रेंच साइंटिस्ट था, फ्रेंच मैथमेटिशियन था, जिसका नाम था रेने डेस्कार्टेस, DESCARTES, रेने डेस्कार्टेस। इस साइंटिस्ट ने साइन कन्वेंशन दिए थे। तो पुराने जमानों में क्या था ना कि लोगों की, साइंटिस्ट की बुरी आदत थी कि कुछ अपना मतलब बुरी तो नहीं बोल सकते एक तरीके से इसको, मतलब पर उनकी एक हैबिट थी कि अगर उन्होंने कोई मतलब कोई लॉ दिया है, कोई थ्योरी दी है, तो अपना नाम चिपकाते थे वहां पे। वो चाहे तो यूनिट में चिपकाएं, न्यूटन है या कोई और साइंटिस्ट है, कूलम है या कोई और भी साइंटिस्ट है। जैसे कांस्टेंट आता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हम बात करें तो न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया हमारे पास, या कूलम्स कांस्टेंट आ गया। तो या तो कांस्टेंट में अपनी नेम को लगाएंगे वो, या फिर यूनिट वाले पार्ट में। तो वैसे इस साइंटिस्ट ने किया, मैथमेटिशियन जो था रेने डेस्कार्टेस, इसने अपने नाम पे इसका नाम रखा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, देखो मैं एक लिखाऊंगा और बाकी सब मैं डायग्राम से आप लोगों को समझाऊंगा। और एक चीज और क्लियर कर देता हूं आप लोगों को, रे ऑप्टिक्स में अगर आपका न्यूमेरिकल का आंसर गलत आ रहा है, तो जो मेरा पर्सनली मानना है और आप लोग भी देखेंगे इसको, 90% रीजन होता है कि आपको साइन कन्वेंशन अप्लाई करना नहीं आता, या अगर आता भी है तो आपने अच्छे से अप्लाई नहीं किया। अगर आप साइन कन्वेंशन अच्छे से अप्लाई करेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं आएगा, वो आप देखेंगे भी। क्योंकि इस लेक्चर के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, उसमें मैंने सिर्फ प्रॉब्लम्स ही सोल्व करानी है बेस्ड ऑन द मिरर्स। डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स होंगी जो प्रीवियस एग्जाम में आई हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, कुछ न्यू भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग खुद देखेंगे कि अगर आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आंसर जो गलत आ रहा है उसका रीजन साइन कन्वेंशन आपको सबसे बड़ा रीजन देखने के लिए मिलेगा। तो साइन कन्वेंशन ध्यान से समझेंगे। तो फर्स्ट साइन कन्वेंशन क्या होगा हमारे पास, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। अब पोल नाम की चीज क्या होती है सब मैं डिफाइन कर चुका हूं पहले ही, है ना। सारी की सारी डिस्टेंस जो भी हम मेजर करेंगे सब पोल से मेजर करेंगे, ये चीज आपने फिक्स रखनी है। जैसे हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है तो उसमें हम ज्यादातर क्या करते हैं, ओरिजिन से ही सारी डिस्टेंस मेजर करते हैं। मान लो हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ओरिजिन से हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, ओरिजिन को रेफरेंस लेके चलते हैं। वैसे ही रे ऑप्टिक्स में हमने सारी की सारी डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, इमेज कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, फोकल लेंथ कितनी है, ये सारी की सारी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे पोल से। अब इसके बाद की जो बातें हैं वो मैं आपको सीधे सीधे डायग्राम से बताऊंगा, लिखनी नहीं हमने अलग से, डायग्राम से ज्यादा अच्छा रहेगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम रेफरेंस यहां पे लेके चलेंगे कौन से मिरर को भाई, कनकेव मिरर को। तो मेरे पास ये कनकेव मिरर है, ठीक है, ये मेरे पास हो गया पोल, सभी को पता है पी स्टैंड पोल हो गया। ये चीज जो है मेरे पास हम जानते हैं कि ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हो गया बच्चा पार्टी प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम लोगों ने क्या ध्यान रखना है, मैं डायग्राम में ही साइन कन्वेंशन लिख दूंगा।
अगर हम हाइट ऊपर की साइड मेजर करें, मान लो ऑब्जेक्ट है, तो हाइट जो हमारे पास होगी, हाइट अपवर्ड्स, हाइट की अपवर्ड हाइट जो भी हम मेजर करेंगे उसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, हाइट्स अपवर्ड पॉजिटिव, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो मैं जानबूझ के एक इन्वर्टेड इमेज लेके चल रहा हूं, यहां पे नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर हम हाइट लेते हैं डाउनवर्ड, हाइट डाउनवर्ड्स, तो जो भी हाइट हम डाउनवर्ड मेजर करेंगे उसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ये दो बातें आसान है, बिल्कुल ये ध्यान रखनी है कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो हमारे पास हाइट होगी वो पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो होगी वो नेगेटिव लेंगे। वैसे ही, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने किसी मिरर से इमेज बनानी है तो ऑब्जेक्ट हम उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस तरीके से मिरर बना रहा हूं तो ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है वो ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट रे ने इंसिडेंट रे ने जो मूव किया है वो राइट साइड को मूव किया है, ऐसे मैं लेके चल रहा हूं। अब नेक्स्ट साइन कन्वेंशन हमारे पास क्या है, अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, डिस्टेंस इज मेजर्ड अपोजिट टू इंसिडेंट रे। इस चीज को ध्यान से समझेंगे, अपोजिट टू इंसिडेंट रे कैसे, देखो इंसिडेंट रे जा रही है राइट साइड को, मैं मेजरमेंट कर रहा हूं पोल से लेफ्ट साइड को, तो अगर मेजरमेंट इंसिडेंट रे के अपोजिट होगी तो ये डिस्टेंस हमारी सारी की सारी कैसी कैटेगरी में जाएगी, नेगेटिव हम लेके चलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं डिस्टेंस मेजर करता हूं, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ शॉर्ट में लिखता हूं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। इस केस को समझेंगे, जैसा कि आप लोग देखेंगे कि हमारे पास इंसिडेंट रे जा रही है राइट साइड को। अब इंसिडेंट रे अगर राइट साइड को जा रही है और हम मेजरमेंट भी जो कर रहे हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट है, इमेज है, फोकस है, कोई भी चीज है, अगर हम सेम डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं तो सेम डायरेक्शन की मेजरमेंट हम बच्चा पार्टी क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये अगर डायग्राम में मैं यहाँ पे लिख दूंगा सब, तो अलग से मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? जो हाइट मेजर करेंगे, हाइट मेजर्ड अपवर्ड पॉजिटिव, हाइट मेजर्ड डाउनवर्ड नेगेटिव। आप इसको प्रॉपर सेंटेंस बना के भी लिख सकते हैं, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, ठीक है। और इफ डिस्टेंसेस आर मेजर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे नेगेटिव, इफ डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमारे पास साइन कन्वेंशन आता है। या इसको अगर तुम चाहते हो कि इस पर्टिकुलर केस को हमने और भी आसान तरीके से समझना है, तो देखो बुक में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए, इसको आसान करने के लिए चीज बता रहा हूं। हमें पता है कि ये ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम देश का बच्चा बच्चा जानता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। इस साइड प्लस एक्स एक्सिस होगा तो इस साइड माइनस, ऊपर प्लस वाई एक्सिस होगा तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस वाई। तो कुछ ऐसे ही गेम है कि अपवर्ड अगर हम जाएंगे तो प्लस वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं नेगेटिव। वैसे ही राइट साइड होती है प्लस एक्स एक्सिस, अगर राइट साइड को मेजरमेंट कर रहे हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट को मेजरमेंट कर रहे हैं तो नेगेटिव। याद रखना ये हर जगह वैलिड नहीं है कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिर्फ इस डायग्राम के लिए वैलिड है। क्योंकि कल को अगर ऑब्जेक्ट राइट, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा केस हो गया है ना, फॉर एग्जांपल ये केस हो गया और ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे, अब इंसिडेंट रे आएंगे इधर से तो उल्टा हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड को अगर मेजरमेंट हम करेंगे तो वो पॉजिटिव हो रही है, जबकि लेफ्ट को नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि सर ने क्या बता दी नई चीज, कि अगर ये वाला केस हम लेके चल रहे हैं तो इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी, मतलब मेन जो रेफरेंस हमारे पास जो साइन कन्वेंशन है उसको इस डायग्राम से भी हम याद रख सकते हैं। बहुत आसान है, अपवर्ड हाइट पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजरमेंट पॉजिटिव, अपोजिट हो जाएगी नेगेटिव। तो ये सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने, इसको हटा देंगे। तो अगर मैं एक दो पॉइंट लिख भी दूं तो यहाँ पे हम बोलेंगे हाइट मेजर्ड अपवर्ड्स फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस को मैं पीए लिखता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हम हाइट ऊपर की साइड मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। चलो लिख देता हूं, स्पेस बचा है हमारे पास। हाइट मेजर्ड डाउनवर्ड, हाइट मेजर डाउनवर्ड हमारे पास बच्चा पार्टी हो जाएगा नेगेटिव। डिस्टेंस इज मेजर्ड अगर हम लिखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ, इसमें दो केस आएंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तो हम पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हम नेगेटिव लेके चलेंगे। इंसिडेंट रे के अगर अपोजिट में मेजरमेंट करेंगे तो नेगेटिव लेंगे। तो ये हमारे पास साइन कन्वेंशन वाला पार्ट हो गया है, ठीक है। अब इसमें एक नोट और ऐड कर देता हूं मैं, स्पेस अवेलेबल है हमारे पास। वो नोट क्या है
साइन कन्वेंशन के बाद आपने लिखना है, विजिबल है इतना, हाँ यस। हमने क्या नोट लिखना है, इस नोट से हमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी थोड़ी सी, 10-20 ग्राम चुन्नू मुन्नू सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साइन कन्वेंशन की। वो क्या है कि अगर हम बात कर रहे हैं फॉर कनकेव मिरर की, कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होगी वो याद रखना हमेशा हम कैसी लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। कनकेव में फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। अब बात आती है सर कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव कैसे, तो अगर एक मैं मुन्नू सा छोटू सा रे डायग्राम बनाऊं तो हमें पता है सभी को कि कनकेव मिरर के केस में देखो, इसको दो तरीके हैं समझने के। अगर रे डायग्राम वाला पार्ट आपको स्ट्रॉन्ग है तो आपको पता है कि रे कैसी होगी, हिट करने के बाद कन्वर्ज करेगी, फोकस आएगा इस साइड। तो पोल यहाँ पे हो गया, मेजरमेंट हम अपोजिट साइड को कर रहे हैं तो -r, क्योंकि राइट साइड को क्या जा रहा है, इंसिडेंट रे। डायग्राम को देख के मत घबराना, बड़ी आसान सी चीज है। पोल यहाँ पे हुआ, इंसिडेंट रे जा रही है राइट साइड को, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे आएगा इसका, लेफ्ट साइड में। बात समझ में आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट साइड में, या फोकल लेंथ भी आ रही है लेफ्ट साइड में, इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई। मैं बच्चों को इसको अलग तरीके से याद करने के लिए बोलता हूँ कि अगर बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने याद करना है कि कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी हमेशा, कन्वेक्स की पॉजिटिव होगी, तो उसका हम रीजन समझ सकते हैं कि रेडियस नेगेटिव होती है। यहाँ पे रेडियस क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि सर्कल इधर बनेगा, तो लेफ्ट साइड को मेजरमेंट कर रहे हैं, इंसिडेंट रे राइट साइड को जा रही है, या तो ऐसे पता लगा लो, फोकस की हेल्प से ही पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे रेज कन्वर्ज करेंगी, फोकस लेफ्ट साइड को है, रेज राइट साइड को जा रही है, हम पोल के अपोजिट मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव। यहीं पे दूसरा नोट में लिख दे रहा हूं, फॉर कन्वेक्स लेंस, सॉरी कन्वेक्स मिरर, लेंस नहीं होगा सॉरी मिरर होगा, फॉर कन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ हमारे पास हो जाएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगी, क्योंकि इसके लिए रेडियस पॉजिटिव होती है, या हम बोल सकते हैं फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी। रीजन क्या है, अगर मैं एक कन्वेक्स मिरर बनाता हूं तो आप लोग खुद देखो, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है राइट साइड को, ये हो गया पोल, रेडियस हम मेजर करेंगे राइट साइड को, +r, इंसिडेंट रे जा रही है राइट साइड को। अब बात आ रही है सर आपने +r क्यों लगा दिया यहाँ पे, सॉरी ये विजिबल नहीं है, ऊपर लिख देता हूँ उसको, ये आगे की साइड आ गया +r, ठीक है। +r क्यों लगाया सर, देखो इंसिडेंट रे जा रही है राइट साइड को, अब बात आ रही है राइट साइड को क्यों जा रही है, सॉरी ये हमारे पास गलती होगी भाई, गलती क्या गलती हुई, मैंने कनकेव मिरर बना दिया था फिर से, अब हुआ कन्वेक्स, ठीक है। मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा रिफ्लेक्टिंग साइड होगा, ये हम लेके चलते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा रिफ्लेक्टिंग साइड है, जो रियल ऑब्जेक्ट है, रेज जा रही है राइट साइड को, रेज राइट साइड को जा रही है, हम भी मेजरमेंट किधर कर रहे हैं भाई साहब, राइट साइड को मेजरमेंट कर रहे हैं, तो रेडियस भी पॉजिटिव हो जाएगी और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रेज अपियर टू मीट एट दिस पॉइंट। तो मेरे पास फोकल लेंथ हमने याद रखनी है, कनकेव की हमेशा पॉजिटिव और कन्वेक्स की हमेशा क्या होगी, सॉरी कनकेव की हमेशा नेगेटिव और कन्वेक्स की क्या होगी, पॉजिटिव फोकल लेंथ होगी, ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद एक पॉइंट में और ऐड करूंगा, हमने ध्यान रखना है कि जो फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ जो मिरर की होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम ऑफ मिरर होगी, है ना। इसको आगे आने वाले टाइम में मैं किससे बताऊंगा आपको, मिरर फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब मैं ये चीजें डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल आप ये चीजें नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला हमने ड्राइव करना स्टार्ट करना है। तो जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, मिरर फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ, ये किस लिए ये फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं। सो दिस फॉर्मूला रिलेट्स गिव्स द रिलेशन बिटवीन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट u, पोजीशन ऑफ इमेज v एंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर f, ठीक है। तो u, v और f की जो फॉर्मूला होगा, जो इनके बीच का रिलेशन होगा, वो किसकी हेल्प से हमें मिलेगा, मिरर फॉर्मूला। बात आती है कि इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि मिरर हम किस लिए यूज कर रहे हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, मिरर का पर्पस होता है ताकि हम इमेज देख सकें किसी भी चीज की, तो इमेज के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो अगर हमने कैलकुलेशन करनी है कि ऑब्जेक्ट मैंने कहीं पे रखा है, उसके हिसाब से इमेज कहाँ पे बनेगी, और इमेज बनेगी कैसी, रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी, है ना, डिमिनिश्ड बनेगी या एनलार्ज और मैग्नीफाइड बनेगी, कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो उन सब के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूले में जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास दो मिरर हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कनकेव मिरर के लिए, ठीक है। कनकेव मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला क्या होगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात स्टार्ट होगी। जब हम कनकेव मिरर की बात करते हैं तो कंफ्यूजिंग पैटर्न यहाँ पे क्या है, कंफ्यूजिंग पैटर्न ये है कि कनकेव मिरर की अगर मैं बात करूं, हम जानते हैं कि ये इमेज रियल भी बनाएगा, वर्चुअल भी बनाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज बनाएगा वर्चुअल। अब सिर्फ बात यहीं पे खत्म नहीं होगी ऑप्टिक्स की,
जैसे हम मिरर खत्म करेंगे उसके बाद रिफ्रैक्टिंग सरफेस आएगी, कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फिर आएगी कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फिर यहाँ पे बात खत्म नहीं होगी, फिर हमारे पास लेंस आएंगे, हमारे पास आएगा कनकेव लेंस, फिर हमारे पास आएगा कन्वेक्स लेंस। अब इनमें जो कंफ्यूजन वाली चीज है वो ये है कि कौन कैसी इमेज बनाएगा, इसको याद करना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ मिरर के लिए याद रखना है ऑप्टिक्स में, और बाकी जगह आपने बोल देना है कि बाकी जगह उल्टा होगा। उल्टा होने का मतलब क्या हुआ, जैसे कनकेव मिरर फॉर एग्जांपल, कनकेव मिरर हमारे इमेज बनाता है रियल और वर्चुअल दोनों, कन्वेक्स मिरर हमारी इमेज बनाता है सिर्फ वर्चुअल। तो आगे मान लो लेंस आ गए तो लेंस में उल्टा कर दो, मतलब कनकेव लेंस आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाएगा। अगर हमारे पास कन्वेक्स लेंस आएगा तो वो रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बनाएगा। तो अगर तुम ये सारी बातें रटोगे, कनकेव मिरर के लिए भी, लेंस के लिए भी, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए भी, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि जब चीजें सिमिलर हो थोड़ा तो किसी एक को याद करो और बाकी को शॉर्ट ट्रिक से समझो कि उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो उल्टा क्या होगा कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के लिए हमने सिर्फ याद रखना है कि ये कैसी इमेज बनाएंगे, बाकी जगह उल्टा होगा। ठीक है, तो कनकेव मिरर का मतलब क्या हुआ, हियर इमेज फॉर्म्ड मे बी रियल और वर्चुअल। इमेज जो बनेगी वो रियल भी हो सकती है एंड वर्चुअल भी हो सकती है, रियल एंड वर्चुअल डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये बात याद रखनी है, मतलब इमेज रियल भी बन सकती है कनकेव की हेल्प से और वर्चुअल भी बन सकती है, डिपेंड किस चीज पे करेगा कि हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है। सिर्फ ये रटना है, बाकी जगह उल्टा होगा। अब यहां पे बात आती है कि सबसे पहले हम फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं, व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज रियल। फर्स्ट केस में हमारे पास आया व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज रियल। पहला केस हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, रियल कब बनेगी। अब यहां पे भी मैं एक और शॉर्ट ट्रिक ऐड करूंगा जो रट के रखनी है आप लोगों ने, है ना। कुछ लोग प्रैक्टिसेस को याद भी कर लेते हैं। पहली चीज मैंने बताई कि इमेज हमने सिर्फ किसके लिए याद रखनी है, मिरर्स के लिए याद रखनी है, बाकी जगह रिवर्स होगा, आने वाले टाइम में बता दूंगा। दूसरी बात हमने याद रखना है कि जब जब इमेज रियल बनेगी तो ये चीज फिक्स है कि रियल होगी तो वो इन्वर्टेड ही होगी। अगर रियल इमेज है तो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। और अगर वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअल है तो इरेक्ट ही होगी। ये चीज बिल्कुल फिक्स है, बट इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जब हम एक सिंगल डिवाइस यूज कर रहे हैं, सिंगल डिवाइस का मतलब एक सिंगल मिरर हमने यूज किया है या सिंगल लेंस यूज किया है, तो सिंगल के केस में हमेशा ये चीज ट्रू है कि अगर मैं बोल रहा हूं रियल है तो हमेशा मातृभाषा में लिखते हैं, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होगी, इन्वर्टेड होगी। कंडीशन में लिख नहीं रहा हूं, कंडीशन में बोल के बता रहा हूं कि जो रियल इमेज है वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। कब, रीजन क्या है कि यहाँ पे एक सिंगल ही डिवाइस होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि आगे हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर भी पढ़ सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी है हमारे सिलेबस में। तो कॉम्बिनेशन का पर्पस क्या होता है, टू मैग्नीफाई द इमेज, या तो मैग्नीफाई करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं ना यूनिटी में बोलते हैं यूनिटी में शक्ति होती है भाई, है ना। तो अगर हम बहुत सारे मिरर यूज करेंगे तो पावर बढ़ जाएगी, बहुत सारे लेंस यूज करेंगे तो उनकी ताकत बढ़ जाएगी, आसान भाषा में हम ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर हम मल्टीपल लेंस यूज करते हैं उसका पर्पस ये होता है कि या तो हमारी फाइनल इमेज क्या हो, फाइनल इमेज इरेक्ट बन जाए, या इरेक्ट बनी है तो इन्वर्टेड बनाए, या हम चाहते हैं कि और ज्यादा मैग्नीफाई हो इमेज, जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह में होता है कि हमने मुन्नू चीजों को देखना है, स्मॉल चीज को देखना है, तो मल्टीपल हम वहाँ पे लेंस यूज करते हैं। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर मोर देन वन डिवाइस है तो तब कुछ भी हो सकता है। अगर एक सिंगल डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, सिंगल एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, तो उस केस में रियल इमेज अगर है सो इट विल बी इन्वर्टेड ओनली, हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड। अब बात आती है कि जब इमेज रियल कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें कि रियल इमेज बने। तो यहां पे क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द प्रिंसिपल फोकस, when object is placed beyond the principal focus, then image formed is real and inverted, real and inverted। अब साइज के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा फिलहाल, क्योंकि साइज डिपेंड करेगा कि इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है,
क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है, क्या पोल और फोकस के बीच में रखा है, तो बाकी चीजें उस पर डिपेंड करेंगी कि डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज होगी, या फिर एनलार्ज होगी, क्या होगा, वो सारी चीजें उन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगी। फिलहाल हमने ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं बियॉन्ड द प्रिंसिपल फोकस, फोकस से दूर होना चाहिए, बस फोकस पे नहीं होना चाहिए एग्जैक्टली, देन इमेज फॉर्म्ड इज रियल होगी, और साथ ही साथ कैसी हो जाएगी इमेज हमारे पास, इन्वर्टेड हो जाएगी। ठीक है, ये तो बस का थ्योरी वाला पार्ट। अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं इसका। ठीक है, एक्चुअली स्पेस हमारे पास कम था डेरिवेशन करने के लिए, तो मैंने उसको मिटा दिया, रफ कर दिया। अब नए सिरे से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने रियल इमेज का आप लोगों को बता दिया कि रियल इमेज कब बनेगी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द फोकस, फोकस से हम दूर प्लेस करेंगे। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया कि अगर रियल इमेज है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इन्वर्टेड ही होगी, ये चीज फिक्स है। तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास पूरा स्पेस अवेलेबल है ड्राइव करने के लिए। तो रे डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, मैंने मिरर ले लिया है, कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर हो गया हमारे पास। पहले हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस। तो आई होप के डायग्राम हमारा अच्छे से बने, थोड़ी बहुत लाइन इधर उधर हो तो समझ लेना आप लोग, आपने एग्जाम में प्रॉपर स्केल यूज करनी है, मैं बिना स्केल के कर रहा हूं उसको, है ना। तो ये हमारे पास हो गया भाई साहब, क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो अगर हम इसके हिसाब से चलेंगे तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं पे हो जाएगा, सी। ये हो गया ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हमने ऑब्जेक्ट ले लिया इस टाइप से, ए और बी, ए भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हुआ। एक बात तो आपने और ध्यान रखनी है कि अगर रे डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है तो जैसे मैंने बताया कि 3 रे यहाँ पे ट्रेवल करेंगी, उन 3 का हमने ध्यान रखना है। कौन कौन सी 3 रे ट्रेवल करेंगी, हर एक केस में सेम होगा। एक रे हमने पैरेलल ट्रेवल करानी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी रे हमने क्या करनी है बच्चा पार्टी, सीधे सीधे पोल के ऊपर हिट करानी है। ध्यान रखना ये चीज फिक्स है, एक रे पैरेलल ट्रेवल कराएंगे, एक रे पोल से पास कराएंगे, और जो थर्ड रे होगी हमारे पास, थर्ड रे बच्चा पार्टी हमने पास करानी है कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो ये आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले डायग्राम की, एग्जाम में जाने से पहले ना। मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम रे ड्रॉ करेंगे, और हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे कितने डिग्री के एंगल पे हिट करेगी मिरर को, 90 पे, तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। रे ऐसे गई और फिर यहाँ से इस टाइप से चली गई, ये मेरे पास हुआ सी पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। 3 रेज हमने ड्रॉ कर दी, हर केस में 3 रे ही होंगी, चाहे वो कनकेव मिरर हो, रियल इमेज का केस हो, वर्चुअल इमेज का हो, चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, तीनों ही केस में 3 रेज हमने याद रखनी है। पैरेलल नेक्स्ट पोल पे हिट कराएंगे, थर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे, और जो इंपॉर्टेंट रूल्स है ये उसी का पार्ट है। क्या पार्ट है कि रे अगर पैरेलल ट्रेवल करेगी तो वो हिट करने के बाद फोकस से पास करेगी। ठीक है, मिरर को हिट करने के बाद कहां से पास कर जाएगी, फोकस से। नेक्स्ट हमें पता है कि पोल पे जो रे हिट करेगी, जितने एंगल पे हिट करेगी पोल को, उतने ही एंगल पे बच्चा पार्टी वो क्या करेगी, वापस जाएगी रिफ्लेक्ट होके। अब ये तीनों रे जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, वही हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा बच्चा पार्टी, वही हो जाएगा हमारा फोकस। तो जैसे मैं पहले यहां से अगर मैं सेम एंगल पर ड्रॉ करने की कोशिश करूं, आई होप कि सेम ही एंगल है, ठीक है बिल्कुल, यहाँ ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। नेक्स्ट ये जो रे यहां से आएगी, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास कर जाएगी, ये हमारे पास फोकस हुआ बच्चा पार्टी। और इस फोकस से अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे मेरे पास इस पॉइंट को मैं लेके चलता हूँ बी डैश, और ये वाला पॉइंट मेरे पास कौन सा आ गया बच्चा पार्टी, ए डैश, है ना। यहाँ पॉइंट मैंने कौन सा ले लिया, ए डैश मेरे पास आ गया। अच्छा ये मैं एक मिनट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने सिर्फ ऐसे एक पॉइंट दिखा दिया, ये आ गया मेरे पास ए डैश। सो ये हमारे सामने हो गया है रे डायग्राम। फिर से आप लोगों को एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ उसको, ठीक है, फिर से एक बार समझा देता हूँ कि एक मिनट, मैन्युअली ड्रॉ कर रहे हैं भाई बच्चा पार्टी, हंसना मत बैकग्राउंड में, मास्टर सीधी लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहा है, थोड़ा हो जाता है मार्कर से लिखना और पेन से लिखने में थोड़ा सा आती है दिक्कतें। हाँ, तो मैंने क्या बताया, एक रे पैरेलल ट्रेवल कराएंगे, दूसरी पोल पे हिट कराएंगे, तीसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हिट कराएंगे। इसको रट के रखना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हिट करेगी 90 पे हिट करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, जो पोल पे जो मिरर को हिट करेगी पैरेलल जाके वो फोकस से पास करके आएगी, और जो रे पोल को हिट करेगी वो जितने एंगल पे हिट करेगी उतने पे वापस आएगी। और फाइनली जहां पे ये तीनों रेज इंटरसेक्ट करेंगी, मैंने इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दिया है आगे का, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो प्रिंसिपल एक्सिस पे, वही हमारे पास बच्चा पार्टी क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारे पास, इमेज। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक है। सो रे डायग्राम वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद क्या, मतलब इसके बाद भी आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मजाक वाली बातें हैं। सेम
चीज हर जगह प्रोसीड होगी, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगानी है और उसको रट के रखना है, वही हर जगह हर एक केस में आपको काम आएगा। तो हम अगर यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम डायग्राम, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ स्पेस की वजह से, सीधे सीधे कुछ चीजें बोल के ही बताऊंगा। फ्रॉम डायग्राम एज ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, आप अगर देखेंगे ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। इस चीज को चेक करो, मैंने बताया ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, दोनों के दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल के पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज और मार्क कर देता हूं उसमें, हम पोजीशन मार्क कर देते हैं, जैसे ए बी, यहां से यहां तक की आपने ध्यान रखना है, ये डिस्टेंस होगी मेरे पास u, ठीक है, थोड़ा ये पूरे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है। अब ये इमेज की डिस्टेंस मेरे पास यहां से हो जाएगी, इमेज जो बनी है ए डैश बी डैश पे पोल से, याद रखना सारी सारी डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं, पोल से, ये मेरे पास हो जाएगी बच्चा पार्टी v, और फोकस तक की लेंथ जो होगी मेरे पास वो हो जाएगी फोकल लेंथ f। अगर मैं यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा मार्क करूं, आई होप के रेंज प्रॉपरली मैच करे, ये होगी f। याद रखना u होगी ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, ए बी की डिस्टेंस कहां से, p से, v हो गया ए डैश बी डैश की डिस्टेंस p से, फोकल लेंथ f कहां से हो गई, f जो फोकस बना, फोकस की डिस्टेंस कहां से, पोल से, क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा है साइन कन्वेंशन में कि हमारी सारी डिस्टेंस जो भी है वो पोल से मेजर करेंगे। तो इस तरीके से केस हुआ, ठीक है, ये मार्क करेंगे। अब हर जगह हमने सेम चीज प्रोसीड करनी है, ट्राइंगल एबीसी एंड ए डैश बी डैश आर सिमिलर। अब किस तरीके से डेरिवेशन को हम ड्राइव करें, और थोड़ा आसान रास्ता करता हूं, क्योंकि इसके बाद अगर मैं सोल्व करना स्टार्ट करूंगा तो कुछ बच्चों को लगेगा कि मास्टर खुद को ही पढ़ा रहा है, तो मैं खुद को पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, मैं बता देता हूं कि आपको हम करने वाले क्या है। हम हाइट की फॉर्म में पहले फॉर्मूला बनाएंगे और हाइट को कन्वर्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में। बात आती है सर हाइट को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला बनाना है वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज और फोकल लेंथ का बनाना है, यू और वी का, हाइट का नहीं बनाना। अभी हाइट का फॉर्मूला आएगा मैग्निफिकेशन में, तो अभी मैं हाइट को यूज करूंगा पहले और उसको फिर एलिमिनेट कर दूंगा या रिप्लेस कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कैसे, इस ट्राइंगल से अगर आप देखोगे तो मैं लिख सकता हूं ए डैश बी डैश, अच्छा हम एक पार्टीशन भी बना लेते हैं यहाँ पे ताकि डेरिवेशन कंप्लीट हो जाए इसी स्पेस में। तो मैं क्या लिखूंगा, ट्राइंगल ए डैश ए बी सी और ट्राइंगल ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। देखो अगर ए बी सी ट्राइंगल और ए डैश बी डैश सी ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं तो आई कैन राइट जो परपेंडिकुलर हाइट वाला पार्ट है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखूंगा, फिर आ जाए मेरे पास सी बी डैश अपॉन सी बी। इसको मैं मार्क करके चलूंगा कि मेरे पास आ गई इक्वेशन 1। इस बात को समझो। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है जब आप सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, परपेंडिकुलर वाला पार्ट आ गया, डिवाइड कर दिया, हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट डिवाइड कर दिया। आपने ध्यान रखना है कि जब मैं ए डैश बी डैश की बात कर रहा हूं तो उसके सामने सी बी डैश आना चाहिए, ना कि सी बी। मतलब ये चीज आपने फॉलो करनी है कि जिस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं उसी की आर्म्स आनी चाहिए यहाँ पे। अगर आपने उल्टा कर दिया सी बी बाई सी बी डैश तो आंसर हमारा गलत आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी ये चीजें, ठीक है। तो अगर मैं ए डैश बी डैश पहले लेके चल रहा हूं तो दोबारा फिर उसी छोटे ट्राइंगल में जाऊंगा, सी बी डैश अपॉन सी बी। तो एक केस हमारे पास ये हुआ। सिमिलरली अगर आप देखेंगे ऑल्सो ट्राइंगल, अब दो और ट्राइंगल, अभी हो सकता है कुछ लोग स्टार्टिंग में देख रहे हो थोड़ा मुश्किल लग रहा हो ये, बट आसान ही है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो दिखेगा कि हर एक जगह हमने सेम काम करना पड़ रहा है, तो मुश्किल नहीं लगेगा आपको ये। दूसरी चीज क्या देखनी है, एबीसी और ए डैश बी डैश सी हमारे पास सिमिलर हो गया। साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे दो और ट्राइंगल हैं जो सिमिलर है, वो कौन से, ए बी पी, ध्यान से देखना, ए बी पी, ए बी पी ट्राइंगल। नेक्स्ट ए डैश बी डैश पी, ये दोनों ट्राइंगल भी कैसे हैं, सिमिलर है। सो ऑल्सो ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर, ये भी सिमिलर है। तो अब मैं क्या करूंगा, देयरफॉर आई कैन राइट ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, फिर से ए डैश बी डैश की फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि ए बी ए डैश बी डैश क्या है, हाइट है। और मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि जब हम मिरर का फॉर्मूला करते हैं तो हाइट को हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से चेंज करेंगे। ए डैश बी डैश, अब क्या आ जाएगा मेरे पास, बी पी बी डैश, सॉरी क्योंकि पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे, पी बी डैश अपॉन पी बी, पी बी डैश अपॉन पी बी। आई होप कि ये भी आप लोगों को बात समझ में आई हो। तो मैंने क्या कर दिया, ए डैश बी डैश, ये हाइट ली, ए डैश बी डैश, सॉरी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, फिर मैंने क्या लिया, पी बी डैश अपॉन पी बी, इस तरीके से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ से इसको करने से क्या बेनिफिट मिलेगा हमें, हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि हाइट वाला पार्ट हम रिप्लेस कर देंगे। कैसे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या लिख सकता हूँ 1 और 2 से, मेरे पास जब ए डैश बी डैश वाली इक्वेशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है,
तो हो जाएगा सी बी डैश अपॉन सी बी इज इक्वल टू पी बी डैश अपॉन पी बी। ध्यान से देखो मेरे पास क्या गया, सी बी डैश अपॉन सी बी इक्वल टू पी बी डैश अपॉन पी बी, ये दोनों बराबर हो गए। ये मेरे पास होगी इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ले ली। अब अगर डायग्राम से देखोगे आप, फ्रॉम रे डायग्राम, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा समझो क्या है। पहला मैंने बताया सिमिलर ट्राइंगल वाला हमने याद रखना है। सिमिलर ट्राइंगल में हमने हाइट को रिप्लेस करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से, कर दिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है जो हर जगह सेम होगा, हमने इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को पोल से कुछ u v और f की फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करना है, अगर डायग्राम से देखोगे तो मैं क्या लिख सकता हूं, सी बी डैश को देखो मैं कैसे लिख सकता हूं। सी बी डैश मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, सी बी डैश को मैं क्या लिखता हूं, मैं लिख सकता हूं सी बी डैश को लिख सकता हूं ये हो जाएगा पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश। याद रखना जो पी सी वाला पार्ट है, पी से सी तक की अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो ये रेडियस के इक्वल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल। यहां मैंने मार्क नहीं किया, बहुत ज्यादा गंदगी फैल जाएगी, ठीक है ना, स्पेस नहीं है। पी से लेके सी तक, बिकॉज सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस वाला पार्ट है, रेडियस की फॉर्म में रिप्लेस करेंगे। मतलब अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं उसको, तो यहाँ पे हमने नॉन चीजों की फॉर्म में सी बी डैश को रिप्लेस करना है। नॉन का मतलब क्या हुआ, जब मैं सी बी डैश लिख रहा हूं तो सी बी डैश ये कितनी है आर्म्स, इसकी वैल्यू क्या है मेरे को नहीं पता क्या है, मुझे इसको नॉन डाटा में चेंज करना है। तो सी बी डैश को मैं लिख रहा हूं पीसी, पीसी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि पीसी का मतलब है रेडियस, आर मुझे पता है, माइनस पीबी डैश, पीबी डैश क्या हो गया मेरे पास, पी से बी डैश यहां तक की डिस्टेंस इमेज की इक्वल है, वी के इक्वल है, तो मुझे नॉन पैरामीटर्स की फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। एंड सीबी को मैं कैसे लिखूंगा भाई, सीबी जो मेरे पास आ जाएगा बच्चा पार्टी, वो आ जाएगा पीबी माइनस पीसी। सो देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, अब इक्वेशन 3 में डाटा हम पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो सी बी डैश की जगह आ जाएगा पी सी माइनस पी बी डैश अपॉन सी बी की जगह क्या आ जाएगा, पी बी माइनस पी सी इज इक्वल टू, पी बी डैश की जगह क्या आएगा, पी बी डैश ही रखेंगे, इसको चेंज नहीं करना, और अपॉन आ गया पी बी। ये डाटा आ गया। ये मान के चलो कि हमारा डेरिवेशन खत्म हो चुका है। अब आप लोगों ने ये नहीं सोचना है पता नहीं क्या क्या हो, आगे सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन मैथमेटिकल पार्ट चलेगा, खत्म हो चुका है बिल्कुल। ये मैंने साइन कन्वेंशन अप्लाई करने हैं यूजिंग न्यू साइन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, इन सब डाटा की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे सोल्व करना है, हमारे पास मिरर फॉर्मूला आ जाएगा। देखो कैसे, मैं क्या करूंगा, अप्लाइंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, मैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन अप्लाई कर रहा हूं। उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, पीसी होगा मेरे पास माइनस आर। अब ये यहाँ पे मेन चीज आ गई है बच्चा पार्टी, साइन कन्वेंशन वाला पार्ट। साइन कन्वेंशन को समझो ध्यान से, इंसिडेंट रे जा रही है राइट साइड को, क्लियरली विजिबल है, एरो के पास मैंने लिख दिया। इंसिडेंट रे जा रही है राइट साइड को, मैंने पीसी लिखना है, मैंने बताया पीसी रेडियस के बराबर है। तो साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि अगर हम अपोजिट टू इंसिडेंट रे मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमारा माइनस में आएगी वैल्यू। तो हम कैसे जा रहे हैं, देखो इंसिडेंट रे जा रही है राइट साइड को, और हम मेजरमेंट पोल से सी की कैसे कर रहे हैं, लेफ्ट साइड को, अपोजिट जा रहे हैं, तो पीसी की वैल्यू आ गई माइनस आर। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ पीबी, पीबी डैश की वैल्यू अगर मैं, सॉरी पीबी देखते हैं पहले, पीबी अगर आप देखोगे तो पीबी आएगा मेरे पास माइनस यू, पीबी माइनस यू आया, इसको भी समझो कैसे, पीबी मतलब ए बी तक की डिस्टेंस, रे जा रही है राइट साइड को, मैं पोल से कैसे मेजर कर रहा हूँ, अपोजिट, यहाँ पे भी अपोजिट मेजर किया, माइनस यू हो गया। नेक्स्ट मेरे पास अब क्या आएगा, पीबी डैश, ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा बच्चा पार्टी, पीबी डैश। पीबी डैश देखो, पी से बी डैश की साइड जा रहा हूँ, पीबी डैश इंसिडेंट रे राइट साइड को जा रही है, मैं अपोजिट जा रहा हूँ, तो ये भी माइनस में होगा। तो पीबी डैश में मेरे पास क्या हो गया बच्चा पार्टी, पीबी डैश में आ गया माइनस बी। अब और क्या चीज बचा मेरे पास, अगर हम देखेंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया, पीसी आ गया माइनस आर, पीबी आ गया माइनस यू, और पीबी डैश मेरे पास क्या आ गया, माइनस वी। अब इन सारी वैल्यूज को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 4, इसको मैंने इक्वेशन 4 मान लिया है, एज्यूम नहीं किया। तो सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 4, हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा स्पेस है, ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से देखो पीसी की वैल्यू होगी माइनस आर, माइनस पीबी डैश क्या हो गया मेरे पास, पीबी डैश हो गया माइनस वी, ठीक है, अपॉन पीबी क्या है मेरे पास, पीबी है माइनस यू, माइनस पीसी क्या है बच्चा पार्टी मेरे पास, पीसी है माइनस आर, तो माइनस आर लगा दिया, इज इक्वल टू पीबी डैश कितना है बच्चा पार्टी, पीबी डैश है माइनस वी, अपॉन पीबी कितना है बच्चा पार्टी, माइनस यू। तो ये साइन कैंसिल हो गया आपस में, ये साइन कैंसिल हो गया, इसको सोल्व करेंगे, होगा माइनस आर प्लस वी, माइनस आर प्लस वी, अपॉन ये आ गया माइनस यू प्लस आर, माइनस यू प्लस आर इज इक्वल टू वी बाई यू।
इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चा पार्टी v बाई यू। अब मैं क्या करूंगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, u की r में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस यू आर, u का v में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस u इंटू वी। अब v की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, v की मल्टीप्लीकेशन इधर करेंगे, ये हो जाएगा इक्वल टू करके माइनस यू वी, और v का मल्टीप्लीकेशन फिर r में प्लस वी आर। अब देखो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास एक जैसे टर्म है उनको एक साइड ले जाऊंगा, तो ये कैसे होगा, और आई कैन राइट, यहां से देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा माइनस यू आर वी आर को बदल जाएंगे माइनस वी आर इज इक्वल टू माइनस यू वी। अब ये वाला जो प्लस है ये भी इधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस यू वी। तो सोल्व करने पे क्या आएगा फर्दर, यहीं पे लिखूंगा, अगर मैं चाहता हूं इसी स्पेस में सब कवर हो जाए, तो ये आएगा माइनस यू आर या माइनस वी आर इज इक्वल टू माइनस टू यू वी। बिल्कुल नन्हे मुन्नों की तरह पढ़ा रहा हूँ मैं, वरना माइनस यहाँ से हटा भी सकता था। विजिबल है ये, एक मिनट इसको मैं लिखूंगा, दोबारा से लिखूंगा, स्क्रीन पे विजिबल नहीं था ये, तो मेरे पास ये हो गया माइनस यू आर माइनस वी आर इज इक्वल टू माइनस टू यू वी, माइनस टू यू वी। ठीक है, माइनस यू आर माइनस वी आर इक्वल टू आ गया माइनस टू यू वी आ गया मेरे पास, माइनस दोनों साइड से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास यू आर प्लस वी आर इज इक्वल टू टू यू वी। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाई यू वी आर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाई यू वी आर, वी गेट। देखो डायरेक्टली हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, यू आर को यू वी आर से डिवाइड करूंगा तो आएगा वन बाई वी आएगा, प्लस वी आर को यू वी आर से डिवाइड करूंगा वन बाई यू इज इक्वल टू टू यू वी को यू वी आर से डिवाइड करूंगा आएगा टू बाई आर। अब ध्यान से देखना बच्चा पार्टी, ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि एफ कितना होता है हमारे पास, आर बाई टू, तो यहां से आर किसके इक्वल हो जाएगा, टू एफ के। ध्यान से देखो भाई, हमारे पास फॉर्मूला है ना, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। एफ इक्वल टू आर बाई टू, तो आर आ गया मेरे पास कितना, टू एफ, आर टू एफ आ गया, यहाँ पे आर की वैल्यूज पुट करेंगे, तो फर्दर सोल्व करने में मेरे पास आएगा वन बाई एफ, रीअरेंज करके लिख देता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास जो चेंज हो जाएगा किसकी हेल्प से चेंज हो जाएगा, आर की जगह जब टू एफ आएगा, टू से टू कैंसिल, वन बाई एफ बच जाएगा, तो वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई यू प्लस वन बाई वी। अब इसी को हम प्यार से बुलाते हैं, प्यार से क्या बुलाते हैं बच्चा पार्टी, मिरर फॉर्मूला। क्या बुलाएंगे भाई इसको, मिरर फॉर्मूला और मिरर इक्वेशन, जहां पे कौन सी चीज क्या है वो हमें पहले ही पता है कि क्या कौन सी चीज क्या है, यू क्या है यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, वेयर यू में इधर लिख रहा हूं, देखो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ठीक है ना, तो नन्हे मुन्ने बात ध्यान रखना, यू का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कहां से, पोल से, ठीक है। वी क्या हो गया मेरे पास, वी है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और एफ है यहाँ पे फोकल लेंथ, ये तो सभी को पता ही है, फोकल लेंथ हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास डेरिवेशन हो गया कनकेव मिरर के लिए, जब हमारे पास इमेज कैसी बन रही है बच्चा पार्टी, रियल है, और मैंने बताया कि जब इमेज रियल होगी तो ये चीज फिक्स है, इसको रट के रखेंगे कि रियल है तो इन्वर्टेड ही होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारा व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, मतलब जब कनकेव मिरर कैसी इमेज बनाएगा भाई, वर्चुअल बनाएगा, क्योंकि हमें पता है कनकेव रियल भी बना सकता है इमेज, वर्चुअल भी बना सकता है, और हमें पता है कि वर्चुअल अगर होगी, तो मैंने रटने के लिए बोला है, रियल होगी तो इमेज कैसी हो जाएगी हमारे पास, इन्वर्टेड होगी, लेकिन अगर वर्चुअल है तो कैसी होगी, हमेशा इरेक्ट, हमेशा हमेशा अंग्रेजी में बोल देंगे ऑलवेज, ठीक है, हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब अपराइट, इरेक्ट बोल दो या अपराइट बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। कंडीशन फिर से वही है कि हमारे पास सिर्फ एक ही डिवाइस होना चाहिए, मल्टीपल मिरर या मल्टीपल लेंस नहीं होने चाहिए, तो ये रट कर रखना है रे ऑप्टिक्स में, वर्चुअल है तो इरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब कब बनती है वर्चुअल इमेज, कब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, कनकेव मिरर के केस में, क्योंकि कनकेव मिरर में क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम चेंज करेंगे तो इमेज का बिहेवियर पूरे तरीके से चेंज होगा, है ना। जैसे अगर मैं कुछ बातें बोल के बताऊं, कुछ लोग इसको रटाते हैं, मैं रटाऊंगा नहीं, मैं बोलूंगा कि अगर मिरर फॉर्मूला हमारे पास है तो आप आसानी से ये चीजें कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो ऑन द स्पॉट विद इन फ्यू सेकंड्स। वो क्या है कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हमारे पास जो इमेज बनेगी कहाँ पे बन जाएगी भाई साहब, फोकस पे बन जाएगी।
अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन जाएगी, सी और एफ के बीच में है तो फिर वो इमेज की पोजीशन चेंज होगी। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, मैं इसको थोड़ा आसान तरीके से बताऊंगा डायग्राम की हेल्प से कि इन बातों को कैसे याद रखें। तो इमेज फॉर्म इज रियल, सॉरी इमेज फॉर्म इज वर्चुअल कब बनेगी? व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस इन फ्रंट ऑफ द, इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। फिर डायग्राम बनाऊंगा, फिर आपको मैं बताते जाऊंगा कुछ बातें। तो मैंने क्या बताया, जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखेंगे उस टाइम पे जो हमारी इमेज बनेगी बच्चा पार्टी, वो कैसी बन जाएगी? वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। कहां पे रखा ऑब्जेक्ट? पोल और फोकस के बीच में। तो किस तरीके से इसके फिर डायग्राम बनाते हैं। तो मैंने ये प्लेन मिरर बनाया, ठीक है, इस बार मिरर थोड़ा छोटा ले लिया, कोई बात नहीं। ये हमारे पास हो गया बच्चा पार्टी प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारे पास ये क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल, क्योंकि ये हो गया हमारे पास पोल, और यहाँ कहीं पे आएगा इसका क्या भाई साहब? सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को मैंने बोल दिया पी ए, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, तो पोल और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, बिटवीन पोल एंड फोकस। किस तरीके से? देखो रे डायग्राम, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये मेरे पास हो गया ए, और इस पॉइंट को मैं क्या लेके चल रहा हूँ? बी। तो जैसा कि मैंने बताया 3 रे रटनी है, जो बोर्ड वाले बच्चे देख रहे हैं उनको फिर से बता रहा हूँ, 3 रेज हमेशा रे डायग्राम में। एक पैरेलल ट्रेवल करानी है, पैरेलल ट्रेवल कराएंगे, फोकस से पास करा दो। एक पोल पे हिट कराओ, पोल पे हिट कराओगे तो रिफ्लेक्ट होकर सेम एंगल पे वापस जाएगी। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओ, जो मिरर को हिट करके अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तीनों ही जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो वो हमारी क्या बन के आ जाएगी बच्चा पार्टी? इमेज बन के आएगी। तो एक रे मैंने ऐसे ट्रेवल कराई। अब एक रे अगर मैं ऐसे ट्रेवल कराऊंगा तो फोकस से पास करेगी ऐसे, ठीक है। ये आई यहाँ पे, ये मेरे पास हो गया बच्चा पार्टी पॉइंट एफ, फोकस, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने बताया कि नेक्स्ट हम कहां से पास कराएंगे? नेक्स्ट हम पास कराएंगे कहां से? पोल से। अब पोल से जितने एंगल पे रे पास करेगी उतने पे ही रिफ्लेक्ट करेगी। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ। जो पैरेलल रे फोकस से पास करके गई है भाई, उसको मैंने क्या किया? पीछे की साइड एक्सटेंड कर दिया। अब नेक्स्ट ये जो पास कर, ये जो है मेरे पास रे, जितने एंगल पे हिट करेगी उतने पे ही क्या करेगी? ये वापस जाएगी, ठीक है। उतने एंगल पे वापस गई, इसको मैं ऐसे पीछे अगर लेके जाऊंगा तो जहां पे दोनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी, आई होप कि हाँ बिल्कुल ठीक चलिए रे, जहां पे दोनों ने इंटरसेक्ट किया वहां से प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो वर्चुअल इमेज को हम हमेशा ए डैश बी डैश ज्यादातर केसेस में किससे समझाते हैं, किससे ड्रॉ करते हैं? एक डॉटेड लाइन से, ए डैश बी डैश, ठीक है, विजिबल ए डैश बी डैश मेरे पास इमेज बन गई। और थर्ड रे जो हमने पास करा देनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो क्योंकि मैंने रे डायग्राम को पूरे तरीके से मीट कराना है, मैं पहले पीछे का पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ कि थर्ड ऐसे एक्सटेंड किया और यहाँ से ये अगर आप देखेंगे ऐसे मैंने वेट इस टाइप से, ये थोड़ा दूर आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर ना, तो एडजस्ट कर लेना कि मतलब सर्कल ऐसे कहीं बनेगा इस टाइप से। ये मेरे पास केस हुआ, इस रे को मैंने ऐसे भेजा था यहाँ पे, इसने ऐसे रिफ्लेक्ट किया और रिफ्लेक्ट करके अपने पाथ को वापस से रिट्रेस किया नॉर्मल। ये बच्चा पार्टी हमारे पास रे डायग्राम आ गया। देख के घबराने की जरूरत नहीं है, तीनों चीजों को फॉलो करना है। पैरेलल रे पास कराओ, पोल पे हिट कराओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओ। जैसे मैं बोल रहा हूँ सेंटर कर्वेचर थोड़ा दूर आ गया तो आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जब प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा पास करने की कोशिश करना, इसको मतलब अलाइन करे इसके साथ प्रॉपरली, हमें फील हो गया सर्कल का पार्ट है। अदरवाइज मुझे दोबारा से डायग्राम बड़ा करके बनाना पड़ेगा। कर सकता हूँ क्या इसको? वेट एक मिनट, अगर हम चाहते हैं कि पूरा ही इसको मैच कराएं तो मेरे पास ऐसे, एक मिनट जस्ट ए मोमेंट, और हंसना मत बच्चा पार्टी, क्योंकि ड्राइंग हमारी थोड़ी खतरनाक है, तारीफ मैंने खुद की पहले की हुई है इस टाइप से। अब हमें थोड़ा फील हो रहा है कि यस नाउ दिस इज करेक्ट, अब ठीक है। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा फील हो रहा है कि हाँ इसका सेंटर बनेगा। ये केस हुआ। मार्किंग कर देते हैं डिस्टेंसेस की। कैसे मार्क करेंगे? ये इमेज बनी है तो इमेज तक की पोजीशन को हम मार्क करेंगे वी से। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास यू वाला पार्ट, ठीक है, और ये हो गया फोकस, तो फोकस तक की डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे आ गई एफ। यू वी एफ का रिलेशन निकालना है। डेरिवेशन इतना आसान लगेगा कि आप
सोच भी नहीं सकते। जैसा पहले था सेम वे, आंख बंद करके भी आप धनाधन लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। इसको बोल सकते हैं कि क्या क्या स्टेप है। क्या क्या स्टेप है? एज ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। ए बी सी और ए डैश बी डैश सी ट्राइंगल जो है क्या है? सिमिलर है। देख लो आप, जो ए बी सी ट्राइंगल है ये मुन्नू ट्राइंगल, और ए डैश बी डैश सी ट्राइंगल बड़ू ट्राइंगल, मुन्नू और बड़ू दोनों, मुन्नू और बड़ू ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर है। तो फिर से जैसे मैंने पहले बताया कि हाइट को हम रिप्लेस करेंगे बच्चा पार्टी किससे? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से। हाइट को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से हमने रिप्लेस करना है। तो हाइट को जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। और मैंने बताया कि जब ए डैश बी डैश वाली बात आएगी तो उसी ट्राइंगल का फिर हम दूसरा आर्म लेंगे, हॉरिजॉन्टल आर्म। तो मेरे पास हो जाएगा सी बी डैश, पहले के जैसे मैं लिख रहा हूं, अपॉन सी बी डैश अपॉन सी बी। क्वेश्चन 1 देखो, ए डैश बी डैश बड़े ट्राइंगल का वर्टिकल मैंने आर्म ली, यहाँ पे भी ए बी आ गया बाई ए बी। फिर मैंने लिखा सी बी डैश, क्योंकि ए डैश बी डैश सी ट्राइंगल है मैंने पहले लिया है तो ऊपर यही आएगा सी बी डैश अपॉन, मेरे पास छोटे ट्राइंगल के लिए क्या आ गया? सी बी। ऑल्सो ट्राइंगल अगर आप देखेंगे ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर। वैसे तो आप लोग इसको खुद से भी कर सकते थे, बट मैं दया कर रहा हूं कुछ बोर्ड वाले बच्चों के ऊपर, ये मैं सारे डेरिवेशन आपको बता रहा हूं। ए बी पी और ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी भी क्या है? सिमिलर है। ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी ये भी सिमिलर है। तो यहाँ पे फिर से वही चीज अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि हम हाइट को ए बी डैश और ए डैश सॉरी ए बी दोनों हाइट है, इनको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से रिप्लेस करना है। सो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी? ये आ जाएगा पी बी डैश अपॉन पी बी। फिर से बोल रहा हूँ केयरफुल रहना, जब ये लिखेंगे इधर डैश वाली चीज आई है इधर भी डैश वाली चीज आएगी। दो इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पहले के जैसा हो रहा है सब कुछ। और एक दो बार प्रैक्टिस करोगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप लोगों को, बिल्कुल मजाक लगेगा कि मिरर के डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है। क्या आ जाएगा मेरे पास? मेरे पास आएगा सी बी डैश अपॉन सी बी इक्वल टू पी बी डैश अपॉन पी बी। ठीक है, अब देखो भाई बार बार नेक्स्ट स्टेप ना लिख के मैं यहीं पे रिप्लेस करूंगा फ्रॉम डायग्राम, डायग्राम से सी बी डैश और सी बी को रिप्लेस कर दूंगा डायरेक्टली। कैसे? और देखो सी बी डैश को मैं कैसे रिप्लेस करूंगा? सी बी डैश, बात आती है कि रिप्लेस जब हम करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखना है? हमने उस तरीके से चीजों को ब्रेक करना है, डिस्टेंस को ब्रेक करना है, ताकि जिन टर्म्स में हम ब्रेक करें वो हमें नोन हो। नोन क्या हो? अगर मैं सी बी डैश को ब्रेक करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं, देखो पी बी डैश प्लस पी सी या पी सी प्लस पी बी डैश, क्योंकि पी से सी तक की जो डिस्टेंस है यहाँ पे मार्क कर सकता हूँ, मेरे पास स्पेस है, रेडियस के इक्वल है पी और सी, क्योंकि सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सी पी से लेके सी तक की डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगी। तो सी बी डैश को मैं कैसे लिखूंगा? देखो बच्चा पार्टी, सी बी डैश को लिखूंगा मैं पी सी प्लस पी बी डैश, सॉरी पी सी प्लस पी बी डैश अपॉन पी सी प्लस पी बी डैश अपॉन सी बी को कैसे लिखूंगा? सी बी को लिखता हूँ पी सी, मुझे नोन है पी सी माइनस पी बी, पी बी मेरे पास पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है यू। ठीक है, पी सी माइनस पी बी, पी सी माइनस पी बी मैंने लिख दिया सी बी को। सी बी क्या लिख दिया बच्चा पार्टी मैंने? सी बी को कि पी सी में से पी बी को माइनस कर दो, सी बी आ जाएगा। ओके, ये आ गया पी बी डैश अपॉन पी बी, इसको इक्वेशन 3 मान लिया। फिर से भाई यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जब न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज करेंगे बच्चा पार्टी तो पी सी देखो क्या आएगा। अब साइन कन्वेंशन का गेम आ रहा है, और फिर से मैं बार बार समझा रहा हूं, इसका पर्पज ये है कि अगर मैं यहाँ पे अच्छे से समझा दूंगा तो आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, इंसिडेंट रे हम लेके चलेंगे राइट साइड को, क्योंकि रेज ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट से ही रेज चलना स्टार्ट करती है। तो थोड़ा आगे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के पास ही इंसिडेंट रे गई है किधर को? राइट साइड को। मुझे पीसी कैलकुलेट करना है, अब रेज जा रही है राइट साइड को, मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ अपोजिट साइड को, तो माइनस में आएगा। पीसी आ गया बच्चा पार्टी मेरे पास माइनस आर। ठीक है, पीसी के बाद अगर मैं लिखता हूँ पीबी डैश, देखते हैं पीबी डैश है क्या? यस, पीबी डैश बच्चा पार्टी हमारे पास आएगा प्लस वी। अब देखो पीबी डैश प्लस वी कैसे आया? क्योंकि मैं मेजरमेंट हमेशा सारी पोल से करनी है, रेज जा रही है राइट साइड को, पी से बी तक की डिस्टेंस मैं भी राइट साइड को मेजर कर रहा हूँ क्योंकि इमेज राइट में है। तो यहाँ पे जो होगा मेरे पास ये हो गया प्लस वी। ठीक है, अब मेरे पास आ गया पीबी। पीबी कैसे कैलकुलेट करेंगे? पीबी क्या है? पीबी मेरे पास हो जाएगा माइनस यू। माइनस यू कैसे हुआ? क्योंकि रेज जा रही है राइट को और मैं अपोजिट साइड में मेजरमेंट कर रहा हूँ। सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देंगे इधर। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 से क्या होगा हमारे पास? इक्वेशन 3 मेरे पास है पीसी हो गया माइनस आर प्लस पीबी डैश हो गया वी
प्लस वी, सॉरी वी आ गया, अपॉन पी सी क्या है मेरे पास, माइनस आर माइनस पी बी क्या है, माइनस यू, इज इक्वल टू पी बी डैश हो गया मेरे पास प्लस वी, और मेरे पास पी बी हो गया माइनस यू। या थोड़ा इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, यहाँ पे विजिबल है, हम लिख सकते हैं माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस आर प्लस यू इज इक्वल टू, ये हो गया वी बाई माइनस यू। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस यू की माइनस आर में होगी तो प्लस यू आर हो जाएगा, यू आर, फिर माइनस यू का मल्टीप्लिकेशन वी में होगा तो माइनस यू वी इज इक्वल टू, वी का मल्टीप्लिकेशन माइनस आर में होगा तो माइनस वी आर, इक्वल करके लिखेंगे, वी का मल्टीप्लिकेशन यू में होगा तो यू इंटू वी हो जाएगा, प्लस में प्लस यू इंटू वी। अब फिर से आर वाली चीज एक साइड ले जाएंगे, ये मेरे पास हो जाएगा यू आर प्लस वी आर इज इक्वल टू यू वी प्लस यू वी। ये कैसे हुआ, मैं वी आर को इधर लेके आ गया, यू आर को इधर लेके गया, तो मेरे पास बन जाएगा यू आर प्लस वी आर इज इक्वल टू 2uv। फिर से सेम स्टेप, देयरफॉर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई यू वी आर। अब यू वी आर से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, देन वी गेट, मेरे पास आ जाएगा 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 2 बाई आर। अब 2 बाई आर हमें पता है 1 बाई एफ के इक्वल है, जैसे मैंने पहले दिखाया था, तो देयरफॉर हमारे पास यहाँ फिर से आ जाएगा फॉर्मूला 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मिरर फॉर्मूला यहाँ पे भी क्या हुआ, सेम हुआ, ठीक है। अच्छा एक बात और बताता हूँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने इतने लॉन्ग मेथड से बताया डेरिवेशन, हमने तो कहीं कहीं शॉर्ट मेथड भी देखा है, जहाँ पे हम पैरा एक्सियल ले रहे के अल्फा बीटा गामा एंगल को लेके सोल्व कर लेते हैं और बड़ा शॉर्ट डेरिवेशन हो जाता है। एक्चुअली डेरिवेशन मैं आपको बताना चाहूँगा, डेरिवेशन का पर्पस यहाँ पे मेरा स्पेशली बोर्ड वालों के लिए, जो बोर्ड वाले बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, कंपटीशन के लिए इसलिए ताकि के +2 पे अगर कुछ बातें ध्यान नहीं रही, अच्छे से नहीं पढ़ पाए, वो इसको रिकॉल करा पाए। तो डेरिवेशन मैंने बोर्ड के हिसाब से प्रोसीड करना है, ठीक है। तो ज्यादातर आप बोर्ड की बुक्स में देखेंगे, कहीं पे भी है, स्कूल में भी इसी तरीके से प्रोसीड कराते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि बच्चों को मैं उस चीज से डाइवर्ट करूं, एक अलग तरीके से डेरिवेशन बता दूं, बच्चा कंफ्यूज के कैसे करें, स्कूल के हिसाब से करें या कैसे करें। तो मैंने वही जो एक हमारा ट्रेडिशन चला हुआ आ रहा है ना, बोर्ड की बुक्स में जैसा है, जैसा बोर्ड के एग्जाम में करके आते हैं, उसी हिसाब से मैंने आपको डेरिवेशन कराया है। वरना इसके और भी मेथड्स हैं, थोड़े शॉर्ट भी हो सकते हैं, बट हमने ये प्रोसीड करना है जैसा स्कूल में है, ठीक है। वर्चुअल इमेज के बारे में हो गया, जिसको मैंने बताया कि हमेशा इरेक्ट होगी। इरेक्ट के साथ साथ यहाँ पे याद रखना कि जो इमेज हमारी बनी है, ये इमेज बेटा एनलार्ज है, एनलार्ज होगी, ठीक है। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और कैसी होगी, एनलार्ज। लिख देता हूं, वर्चुअल है, नेक्स्ट है इरेक्ट है, और कैसी है, एनलार्ज है। जो कब बनेगी, सिर्फ और सिर्फ बनेगी जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। एक बात और बताता हूं, ठीक है, वैसे तो आगे आने वाले टाइम में मैं देखूंगा, शायद टेबल ड्रॉ कराऊंगा। हमने ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर के आगे जाएगा, मिरर की साइड को जाएगा, इमेज वैसी बैक साइड को शिफ्ट होना स्टार्ट कर देगी। इस कंसेप्ट को आपने ध्यान रखना है। जैसे जैसे तुम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके जाओगे, इमेज बैक साइड को शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगी, और पोल और फोकस के बीच में ले आओगे तो सीधे सीधे दूसरी साइड चली जाएगी। जैसे अगर मैं एक दो बातें से आपको ट्रेस कराने की कोशिश करता हूं, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, इमेज फोकस पे बनेगी। अब जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लेके आओगे तो फोकस से इमेज सी और एफ के बीच में बनना स्टार्ट हो जाएगी। आप मूव कराते लेके आओगे ऑब्जेक्ट को, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आ गए, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगी। अब अगर तुम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे लेके चले गए तो इमेज क्या करेगी, हमारे पास पीछे आ जाएगी। मान लो तुम ऑब्जेक्ट को फोकस पे लेके चले गए, देखो कितना आगे आगे, मान लो फोकस पे आ गए फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट को लेके, तो इमेज हमारी इन्फिनिटी पे चली जाएगी, ठीक है। अब एक बार जब इन्फिनिटी पे इमेज चली गई और तुम फिर कोशिश कर रहे हो कि मैं फोकस से भी आगे लेके जाऊं ऑब्जेक्ट को, तो जैसे ही फोकस से आगे ऑब्जेक्ट को लेके जाओगे तो इमेज दूसरी साइड पहुंच जाएगी, और दूसरी साइड पहुंचते इमेज कैसी बन जाएगी, वर्चुअल, क्योंकि हमें पता है बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, साथ ही साथ कैसी आएगी, एनलार्ज आएगी, ठीक है। तो ये हमारा पास डेरिवेशन हो गया है, व्हेन इमेज फॉर्म इज वर्चुअल बाय ए कनकेव मिरर। अब जो नेक्स्ट केस है हमारा डेरिवेशन वाला बच्चा पार्टी, वो हो जाएगा कन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। क्योंकि कनकेव मिरर के हमने दोनों केस डिस्कस कर लिए। कनकेव मिरर की हेल्प से इमेज रियल भी हो सकती है, वो भी हमने डेरिवेशन कर लिया है, वर्चुअल भी हो सकती है, वो भी डेरिवेशन कर लिया है। बट अब बात आती है कन्वेक्स मिरर की, कि कन्वेक्स मिरर की हेल्प से जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया कि कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल बनाएगा। अब इसका डेरिवेशन और हम देखेंगे कि किस टाइप से हमने डेरिवेशन करना है, ठीक है। सो मैंने लिखा हुआ है मिरर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर।
तो यहां पे हमने ध्यान रखना है, यहां पे बात क्या होगी, यहां पे बात होगी इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स मिरर is always virtual and erect। याद रखना, मैंने लिख दिया ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमेशा कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। साथ ही साथ हम ब्रैकेट में लिखेंगे ऑल्सो डिमिनिश्ड होगी, है ना। अब डिमिनिश्ड में भी दो केस आते हैं, हाईली डिमिनिश्ड हो या नॉर्मली डिमिनिश्ड हो, मतलब बहुत ही छोटी सी हो जाए पॉइंट साइज या थोड़ी सी बड़ी हो तो रहेगी डिमिनिश्ड ही, ठीक है, एंड लार्ज नहीं होगी। सो वही मैंने लिखा है, इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट वॉट एवर बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, वॉट एवर बी द पोजिशन, whatever be the position of object, whatever the position of object, मतलब ऑब्जेक्ट को चाहे तुम कहीं पे भी रखो, है ना, पोल से पास में रखो, दूर रखो, इन्फिनिटी पे रखो, ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, इमेज हमेशा कैसी होगी, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि डेरिवेशन कैसे करना है हमें इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं एक, क्योंकि मेन चीज होती है हमारी रे डायग्राम। इस साइड ओके, थोड़ा सा पीछे करके ड्रॉ करते हैं इसको, क्योंकि मिरर के बिहाइंड बनेगी इमेज यहां पे। तो ये मैंने कन्वेक्स मिरर ले लिया है, ठीक है। अब कन्वेक्स मिरर में मैंने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, सबसे पहला काम हमारा। ये हमारे पास हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, शॉर्ट में मैं क्या बुलाता हूं बच्चा पार्टी इसको, पीए। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मिरर में बस 3 रे का गेम याद रखो, 3 रेज हमने ड्रॉ करनी है, उन्हीं की हेल्प से हमारे पास फाइनल इमेज बन जाएगी। अब 3 रेज कौन सी है, पहली रे हम ऑब्जेक्ट से पैरेलल ट्रेवल कराएंगे, दूसरी पोल पे हिट कराएंगे, थर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पास कराएंगे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन रेस चाहे एक्चुअल में मीट कर जाएं या अपीयर टू मीट हो किसी भी पॉइंट पे, वहां पे हमारी इमेज बनेगी। तो देखो कैसे, ये हो गया हमारे पास पोल वाला पार्ट, पोल हो गया ये। मैंने यहाँ पे बच्चा पार्टी एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट जैसा मैं हर बार लेके चल रहा हूँ, ए बी मेरे पास हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब 3 रेस ड्रॉ कराएंगे यहाँ से। पहला मेरे पास मैंने जैसे बताया कि पैरेलल ड्रॉ करेंगे, मैं हाफ पार्ट पहले ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि इकट्ठे जाऊंगा तो इमेज थोड़ा इधर उधर हो सकती है ना ड्राइंग की वजह से। तो पहले हम मेन हाफ पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। एक पैरेलल रे ड्रॉ की, दूसरी रे हम हिट कराएंगे बच्चा पार्टी कहाँ पे, पोल पे हिट करा देंगे, और थर्ड रे जो हमारे पास जाएगी इसकी, जैसे फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें पता ही है, ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो सर्कल होगा, कन्वेक्स मिरर का जो सर्कल होगा वो राइट साइड में कंप्लीट होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसका राइट साइड को आएगा। मैंने अभी ऐसे एज्यूम कर लिया, हम रे के हिसाब से उसको थोड़ा शिफ्ट कर लेंगे फिर। तो अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, या थोड़ा सा और दूर लेके चलते हैं, थोड़ा सा और दूर लेके चलते हैं ताकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमें, ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनेगी वो क्लियरली दिखाई दे। एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल यहां कहीं पे है, तो पहले मैं थोड़ा, चलो यहां पे आ गया, कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखेंगे, जो हमारी एक्चुअल में रे ट्रैवल करते हैं उसको हम डार्क लाइन से ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने बताया ऐसे ट्रैवल किया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बनाया डायग्राम। ये रे ऐसे जाएगी, और हमें पता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो ऑब्वियस सी बात है सर्कमफेरेंस पे 90 पे हिट करेगी, और आप लोगों को क्लियरली विजिबल भी होगा कि इसने 90 पे हिट किया है। चलो अब इसका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हम ड्रॉ करते हैं। हमें पता है कि अगर मैं इंसिडेंट रे को 90 पे हिट कराऊंगा तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। अब देखना ये कन्वेक्स मिरर है, यहां पे रेज एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी किसी पॉइंट पे, ये रेज आर अपीयर टू मीट, है ना, हमें फील होगा कि वो मीट कर रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको जबरदस्ती आगे एक्सटेंड कर दिया ऐसे, है ना, रे को ऐसे एक्सटेंड कर दिया तो हमें फील हो रहा है कि रे ने यहाँ पे मीट किया है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो रे पोल पे हिट करेगी, हमें पता है पोल पे हिट करेगी, जितने एंगल पे वो हिट करेगी उतने पे क्या करेगी, वापस जाएगी, उसको पीछे हम एक्सटेंड करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हिट करेगी नॉर्मल के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे हिट किया नॉर्मल यहाँ पे ऐसे जाएगा तो उसको हम पास कराएंगे। तो पहले हम पोल वाली रे ले लेते हैं, सॉरी हाँ, ठीक है, जिस रे ने पोल को हिट किया जितने एंगल पे हिट करेगी उतने पे वो वापस चली जाएगी बच्चा पार्टी। तो ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल दोनों सेम हो जाएंगे, है ना। अब मैं इसको पीछे एक्सटेंड कर दूंगा ऐसे, यहाँ पे हिट किया, ठीक है, इंटरसेक्ट किया इसको। अब थर्ड रे जो मेरे पास आएगी, मैं पहले इसका पैटर्न बना लेता हूँ, जितने एंगल पे हिट किया उतने पे ही रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी, और यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ करनी होती है पहले, ठीक है।
क्योंकि ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से मैंने रे को ऊपर भेज दिया। यहाँ पे क्या होगा, ये रे जितने एंगल पे नॉर्मल के साथ हिट करेगी, ये जो डॉटेड लाइन है मैंने नॉर्मल वाली बनाई है, आप लोगों ने डायग्राम इतना गंदा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक हल्का सा पॉइंट मार्क करके आइडिया रखना है बस कि अगर ये वाला एंगल आई है तो ऊपर वाला भी एंगल आई होगा, रिफ्लेक्ट होकर चली गई। अब जो रिफ्लेक्ट होकर रे ऊपर गई है उसको मैंने क्या किया बच्चा पार्टी, पीछे एक्सटेंड कर दिया। अब पीछे एक्सटेंड करने पे जहां पे तीनों रेज आपस में मीट करें, देखो ये जो यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया मेरे पास फोकस। ध्यान देना इस बात का, मैंने बताया भी था कि कन्वेक्स मिरर में जो फोकस है वो वर्चुअल पॉइंट है, क्योंकि रेज ने एक्चुअल में प्रिंसिपल एक्सिस को हिट नहीं किया उधर, मैंने जबरदस्ती इसको एक्सटेंड किया पीछे की साइड। तो ये मेरे पास आ गई फोकस वाली चीज, को फिर से अच्छे से कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा समझने में फोकस करना भाई, ड्राइंग वाले पार्ट पे मत जाना ज्यादा, मास्टर दो दो तीन तीन बार ड्रॉ कर रहा है, थोड़ा ड्राइंग कमजोर है हमारी। ओके, तो ये हो गया फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, ये मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे होगी, और 3 रे वाला ही गेम है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 रेज पैरेलल जाएगी, हिट करके वापस चली गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हिट करेगी वापस आ गई, पोल को हिट किया फिर रिफ्लेक्ट हो गया, जितने एंगल पे हिट किया उतने पे इधर चली गई। सो हमारा रे डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं। मार्किंग कैसे करेंगे, जैसे ये मेरा ए बी हो गया ऑब्जेक्ट, साइड डिस्टेंस मैंने पोल से लेनी है यू, और मेरे पास, हाँ ये तो मैंने ड्रॉ किया ही नहीं, इमेज तो ड्रॉ की ही नहीं भाई, वर्चुअल इमेज मैंने बताया कि हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं। ये मेरे पास जो है ए डैश और बी डैश बच्चा पार्टी इमेज हो गई, ठीक है, ये वाली इमेज बनी। मैंने बताया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे भी होगा, जहां पे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, कौन कौन सी रेज का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, पोल से हिट करके जा रही है, पैरेलल हिट कर रही है, वहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट इमेज बन जाएगी। तो ये हमारे पास बनी यहाँ पे वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ऊपर लिखा है फिर से लिख दे रहा हूँ, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और आप देख भी होंगे डिमिनिश्ड, इससे कंपैरिजन में साइज क्या हो गया, कम हो गया। ओके, सो इमेज जो मेरे पास बनी, इमेज तक की डिस्टेंस हमें पता है कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसके हिसाब से लेके चलूँ, ये मेरे पास v हो गई डिस्टेंस, ठीक है। फोकस तक की डिस्टेंस मेरे पास फोकल लेंथ f हो जाएगी, यहाँ पे मैं साइड डिस्टेंस मार्क कर सकता हूँ क्योंकि डायग्राम गंदा नहीं हो रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस हो जाएगी r। तो बच्चा पार्टी ये मेरे पास सेटअप आ गया। स्पेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो पाए यहीं पे। बस अब क्या करना है, रे डायग्राम से वही सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी रट भी गया होगा आई थिंक अब तो आप लोगों को। एक बार ट्राइंगल ए बी सी ए डैश बी डैश सी लेके चलना है, एक बार ट्राइंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी लेके चलना है, सिमिलर ट्राइंगल। हाइट वाली चीज को हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से रिप्लेस करना है, सोल्व कर देना है। तो क्या होगा यहाँ पे, एज ट्राइंगल, फिर से लिखो, एज ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर, ठीक है बच्चा पार्टी। दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। कौन कौन से, ए बी सी, जो एबीसी ट्राइंगल है, बड़ा ट्राइंगल देखना, ए बी और सी, एबीसी ट्राइंगल। और नेक्स्ट ए डैश बी डैश सी, ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी बी डैश अपॉन सी बी, ठीक है, इस टाइप से लिखता हूं मैं, सी बी डैश अपॉन सी बी। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 1। सेम गेम, हर जगह सेम चीज मैं लेके चल रहा हूं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी बी डैश अपॉन सी बी हो गया, ठीक है। ऑल्सो ट्राइंगल, ट्राइंगल आप देखेंगे ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर। ये दोनों ट्राइंगल भी बच्चा पार्टी कैसे हैं, सिमिलर है। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, देयरफॉर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, क्योंकि हमने हाइट को, जो हाइट वाला पार्ट है उसको डिस्टेंस में चेंज करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में, तभी हमारा मिरर फॉर्मूला बनेगा। तो मेरे पास आ गया ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, मेरे पास आ जाए ए बी पी ट्राइंगल, देखो ए बी पी ट्राइंगल ये हुआ और ए डैश बी डैश पी ये हुआ, है ना, उल्टे हैं इस टाइप से, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी ये वाला ट्राइंगल। तो मेरे पास आ जाएगा पी बी डैश, क्योंकि मैंने बताया ऊपर डैश वाली चीज आई तो इधर भी डैश आएगा, पी बी डैश अपॉन पी बी। ये प्रिंसिपल एक्सिस अलग कर लेते हैं इसको ना, ठीक है। मेरे पास होगी इक्वेशन 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, जब ये दोनों इक्वल है तो मेरे पास आ जाएगा सी बी डैश अपॉन सी बी इज इक्वल टू पी बी डैश अपॉन पी बी। और अब मैं अलग से नहीं लिखूंगा ये लाइन, डायरेक्टली यहीं पे इन्वॉल्व करूंगा। डायग्राम से मैंने क्या करना है, सी बी डैश को चेंज करना है और सी बी को चेंज करना है नॉन डाटा की फॉर्म में, क्योंकि अगर अब मैं बोल रहा हूँ सी बी डैश, आप देखो कि सी बी डैश की मुझे वैल्यू नहीं पता, मैं रीजन भी बता रहा हूं कि हम चेंज क्यों कर रहे हैं। सी बी डैश की मुझे वैल्यू नहीं पता, ना ही मुझे सी और क्या बोलते हैं, सॉरी, सी बी डैश और जो सी बी है मुझे डायरेक्ट वैल्यू उनकी नहीं पता, मुझे चेंज करना पड़ेगा नॉन डाटा की फॉर्म में। तो सी बी डैश में कैसे चेंज कर सकता हूं, देखो सी बी डैश में लिख सकता हूं, सी बी डैश मेरे पास है सी बी माइनस पी बी डैश, सॉरी सी बी डैश हो जाएगा मेरे पास सी पी माइनस
पीबी डैश, यस, सीपी माइनस पीबी डैश। देखो सीपी माइनस पीबी डैश, मेरे पास सीबी डैश आ गया। वैसे ही जो मेरे पास सीबी होगा, सीबी को मैं क्या लिख सकता हूं, सीपी प्लस पीबी, सीपी प्लस पीबी, ठीक है, सीपी प्लस पीबी मेरे पास सीबी हो जाएगा। ओके ओके, सीपी, सॉरी ये आएगा मेरे पास सीपी प्लस पीबी, मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, तो सीपी प्लस पीबी मेरे पास सीबी आ गया। ओके, पीबी डैश अपॉन पीबी ऐसे लिख दिया। अब फिर से वही काम करेंगे, यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे और फिर उसके हिसाब से डाटा पुट करेंगे। सो यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, यूजिंग साइन कन्वेंशन, पूरा क्यों लिखना बार बार। सीपी देखो मेरे पास किसके इक्वल हो रहा है, सीपी। अब साइन कन्वेंशन लगाना है, सीपी इंसिडेंट रे हमारे पास जा रही है राइट साइड को, क्लियरली विजिबल है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में तो इंसिडेंट रे जाएंगी राइट को, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, लिख भी दे रहा हूं, उधर इमेज है, ठीक है। तो मैंने निकालना है सीपी, सीपी देखो क्या है सीपी। अब देखो रेज राइट साइड को जा रही है, मैंने भी मेजरमेंट राइट साइड को करनी है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर सीपी है, सी से पी पे जाएंगे, नहीं भाई, साइन कन्वेंशन का मोस्ट इंपोर्टेंट रूल जो है फर्स्ट वो यही है कि सारी की सारी डिस्टेंस हमने पोल से मेजर करनी है, पी से। तो पी से सी तक जा रहा हूं, आर के इक्वल है, जिधर को रेस जा रही है मेजरमेंट भी उधर को ही हो रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा सीपी प्लस आर, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, पीबी डैश, पीबी डैश, हाँ पीबी डैश मेरे पास हो गया वी, पीबी डैश आ गया प्लस वी। अब बात आती है सर प्लस वी क्यों आया, क्योंकि इंसिडेंट रे राइट साइड को जा रही है और जो हमारे पास डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं इमेज की पोल से वो भी राइट साइड को है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो प्लस आएगा। और पीबी डैश हमारे पास इमेज है, ठीक है। अब मेरे पास बचा पीबी, ओके, पीबी मेरे पास आएगा माइनस यू, विजिबल है क्या, हाँ ठीक है। पीबी आ गया मेरे पास, कितना बच्चा पार्टी, माइनस यू, पीबी माइनस यू आ गया मेरे पास, ठीक है। और क्या बचा मेरे पास, पीबी, पीबी डैश, पीबी डैश हो गया, पीबी हो गया, सीपी हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है ऊपर वाली इक्वेशन में। तो ऊपर वाली इक्वेशन में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, इतना विजिबल है, हम लिख सकते हैं सीपी आ गया आर माइनस, ये मेरे पास इक्वेशन थी थर्ड मान लो उसको, तो यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, नन्नो मुन्नो की तरह बता रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 3 आर, सीपी आ गया आर माइनस पीबी डैश, पीबी डैश हमारे पास है बच्चा पार्टी प्लस वी अपॉन सीपी कितना है हमारे पास आर है, और पीबी कितना है, पीबी है हमारे पास बच्चा पार्टी माइनस यू इज इक्वल टू पीबी डैश, पीबी डैश हमारे पास है वी और मेरे पास पीबी कितना है, पीबी है माइनस यू। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले के जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यू की आर में करेंगे, तो क्या माइनस यू आर, ठीक है, माइनस यू आर, फिर माइनस यू की वी में होगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस यू वी इज इक्वल टू वी की आर में होगी वी आर माइनस यू इंटू वी, ठीक है। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, फर्दर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा, यू आर वी आर को एक साइड ले जाएंगे, ये हो गया माइनस यू आर प्लस, सॉरी माइनस यू आर, और इधर से जब मेरे पास वी आर भी उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस वी आर इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा मेरे पास माइनस यू वी, एक इधर से आ जाएगा माइनस यू वी, दो माइनस यू वी हो जाएंगे, तो माइनस यू वी और माइनस यू वी, बिल्कुल अन्य मुन्नों के जैसे बता रहा हूं मैं, ठीक है, एक भी स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो माइनस यू आर माइनस वी आर, माइनस यू वी इधर हुआ, दूसरा ही माइनस यू इधर चला गया, अब इधर हो जाएगा, और फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं उसको, माइनस यू आर माइनस वी आर इक्वल टू माइनस टू यू वी। अब हमें पता है कि माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके हटा सकते हैं, तो आ जाएगा मेरे पास यू आर प्लस वी आर इज इक्वल टू टू यू इंटू वी। फाइनल स्टेप, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय यू वी आर, dividing both sides of the equation by u v r, we get, दोनों साइड की इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, u v r से, तो u r ये हो जाएगा मेरे पास 1 by v, क्योंकि u v r से u r कैंसिल हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट हो जाएगा 1 by u इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 2 by r, और जैसा कि हमें पता है f होता है r by 2, बार बार लिखा रहा हूं मैं, तो r मेरे पास हो जाएगा 2f, जब r 2f पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर फाइनली इक्वेशन बन जाएगी 1 by f इक्वल टू 1 by u प्लस 1 by v। नाउ दिस इज द मिरर फॉर्मूला इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, मिरर फॉर्मूला। तो इंटरेस्टिंग चीज देखने को क्या मिल रही है बच्चा पार्टी हमें, चाहे तो कनकेव मिरर हो, चाहे कन्वेक्स मिरर हो, चाहे इमेज रियल बनी हो, वर्चुअल बनी हो, या सिर्फ वर्चुअल बनी हो, कुछ भी केस हो, मिरर फॉर्मूला इज सेम एवरीवेयर, हर जगह मिरर फॉर्मूला सेम है, 1 by f इक्वल टू 1 by u प्लस 1 by
v। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। और एक बात मैंने पहले बताई थी, फिर से बता रहा हूं कि जो फोकल लेंथ है मिरर की, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सराउंडिंग मीडियम। इसको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ में कहीं पे भी मीडियम का गेम नहीं आया है। यू और वी तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज है, वो चाहे एयर में हो, वैक्यूम में हो, पानी में हो, ऑयल में हो, कहीं पे भी हो। वैसे ही अगर डायरेक्टली भी देखेंगे फोकल लेंथ तो r/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करती है। मिरर एक बार हमने अगर बना दिया, उसको तुम पानी में डालोगे रेडियस तब भी सेम रहेगी, हवा में रखोगे तब भी सेम रहेगी, ऑयल में डालोगे तब भी सेम रहेगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब हमने एक बार क्या बना दिया है, मिरर बना दिया है। तो इसीलिए फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सराउंडिंग मीडियम। बट यहीं पे जैसे हम लेंस पढ़ेंगे वहां पे हमें एक अलग तरीके का केस देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पे फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड करेगी। कैसे करेगी वो हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा होने वाला है लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन जैसे मैंने लिख के रखा हुआ है। अब लीनियर मैग्निफिकेशन चाहे तो कनकेव मिरर की वजह से हो या कन्वेक्स मिरर की वजह से हो, तो दोनों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक बात मैंने स्टार्टिंग में बताई है कि ये वाला लेक्चर जो आज का है हमारा, ये मेनली डेरिवेशन वाले पार्ट के लिए होने वाला है ना, बोर्ड वाले बच्चों के लिए स्पेशली। बट कंपटीशन वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ताकि उनके बेसिक्स क्लियर हो जाएं, उनको अपनी पुरानी बातें याद आ जाएं कि हमने रे ऑप्टिक्स किस तरीके से पढ़ा था। तो सारे डेरिवेशन के डेरिवेशन हमने आज सारे के सारे करने वाले हैं हम लोग। और मैं करा भी उसी तरीके से रहा हूं जिस टाइप से आपने बोर्ड एग्जाम्स में करना है। ठीक है, उस चीज को देखते हुए, वरना बहुत सारे तरीके होते हैं ये डेरिवेशन करने के। चलो तो मूव करते हैं सीधे सीधे। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। अब बात आती है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन होती है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, बट मैं जनरल केस लेके चलता हूं, साइज में लेके चलता हूं यहाँ पे, क्योंकि साइज वाला जो केस है वो हर जगह वैलिड है। चाहे वो लीनियर मैग्निफिकेशन है, आगे एरियल मैग्निफिकेशन आएगी, चाहे लेंस का केस आएगा तो ऊपर इमेज, नीचे आएगा ऑब्जेक्ट। अब साइज में वो चाहे हाइट हो, है ना, चाहे वो लेंथ हो, वो चाहे एरिया हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैग्निफिकेशन का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं सीधे सीधे, एम में लिखूंगा, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। डेफिनेशन आप यहीं से लिख सकते हो। मैं लिख रहा हूं साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं। लीनियर मतलब यहाँ पे हम हाइट की बात करेंगे, या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा साइज ऑफ इमेज हो जाएगा h2/h1। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि h2/h1 सर कहां से प्रकट कर दिया आपने अचानक से। तो मैं जो लेके चलता हूं, ठीक है, जो मैं अपने साइन कन्वेंशन या सिंबल लेके चलता हूं सॉरी, h2 जो होगा मेरे पास ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज। s2 का मतलब हाइट ऑफ इमेज, और 1 हम लेके चलेंगे ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी चीज ऑब्जेक्ट है। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा तभी उसके बाद इमेज बनेगी, तो इसीलिए मैंने इसको 1 मैं ले रहा हूं, किसको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे डेरिवेशन की। डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो डेरिवेशन यहाँ पे पहले के जैसे दोनों मिरर्स के लिए हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर की वजह से मैग्निफिकेशन हम करेंगे। तो कनकेव मिरर जैसा कि हमें पता है कि रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है। रियल बनाएगा तो मैंने बताया था कि अगर कहीं पे भी रियल इमेज बनेगी तो इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल बनेगी तो इरेक्ट होगी। तो इमेज के नेचर के हिसाब से मैग्निफिकेशन चेंज होती है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखने वाला हूं, जो मैग्निफिकेशन है प्रोड्यूस्ड बाय ए कनकेव मिरर, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यहीं पे लिख देता हूं, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। इमेज का जिस तरह का नेचर होगा वो इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी, है ना। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मैग्निफिकेशन है हमारी वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ध्यान रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ हम डिसाइड करते हैं साइज से, मतलब हाइट वाले पार्ट से, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, है ना। इसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि एम पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में एक मैग्निफिकेशन का और फॉर्मूला बनेगा, बट उससे हम कभी भी साइन नहीं बताएंगे मैग्निफिकेशन का, जो यू और वी की फॉर्म में आएगा। मैग्निफिकेशन का साइन हमेशा हम किससे बताएंगे, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, h1 और h2 की हेल्प से। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि m पॉजिटिव कब होगा, m नेगेटिव कब होगा, ये डिपेंड करेगा इमेज के नेचर पे। और नेचर कैसा, नेचर के वो इरेक्ट है या
इन्वर्टेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं और कनकेव मिरर हमें पता है बच्चा पार्टी के रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। तो पहले हम लिखेंगे व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज रियल, व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज रियल। ठीक है, जब रियल इमेज बनेगी तब हमने बताना मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो मैं कंक्लूजन पहले बता देता हूं, फिर डेरिवेशन करूंगा। डेरिवेशन 1-2 लाइन का है, बड़ा आसान डेरिवेशन है। मिरर का अगर हमने मिरर फॉर्मूला कर लिया है तो यहां पे मैग्निफिकेशन के डेरिवेशन में दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि हमें पता है कि रियल है इमेज तो इन्वर्टेड ही होगी। अब इन्वर्टेड होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्वर्टेड का मतलब हाइट हो गई इमेज की नीचे की साइड। तो यहां पे मैं कंक्लूजन पहले लिखा देता हूं कि यहां पे जो मैग्निफिकेशन होगा इन्वर्टेड नेगेटिव आएगा आंसर। ठीक है, मैं लास्ट में, मैं शुरू में क्यों लिख दिया, कुछ लोग बड़े आलसी होते हैं, चलो डेरिवेशन नहीं देख रहे हैं या जब वो पढ़ रहे हैं तो फोकस नहीं कर पाते कि कौन सी मेन चीज है। उनके लिए मैंने हेडिंग में ही मेन डाटा लिख दिया है कि अगर इमेज रियल बनेगी कनकेव से तो ऑब्वियस सी बात है इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड होगी तो एम नेगेटिव हो गया, कैसे हो गया आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा मैथमेटिकली, अभी सिर्फ बोल के बता रहा हूं क्योंकि हाइट नीचे की साइड आ जाएगी। H2 प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मेजर करेंगे तो हाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव आएगी, तो एम हो गया नेगेटिव। ठीक है, अब डेरिवेशन करते हैं इसका, व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज रियल। तो फिर से डायग्राम बनाते हैं। अब यहाँ पे अच्छी बात यह है बच्चा पार्टी कि हमने जो रे डायग्राम है उसमें 3 रेज ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। 3 रेज मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम पोल वाली 2 रे ड्रॉ करेंगे। कौन कौन सी, जैसे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं पे आ जाएगा इसका। ठीक है, मैंने पहले ही मार्क कर दिया। तो ऑब्जेक्ट रखे हैं यहाँ पे मैंने, बियॉन्ड द फोकस ए बी, 2 रे पास कराएंगे। पहले यहाँ से गई पास करके, अब हिट करके ये हमें पता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो मैं ड्रॉ करूंगा लाइन वही नॉर्मल हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, अब जितने एंगल पे हिट किया उतने पे ये वापस जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे मेरे पास रे हिट करके वापस गई, ये हो गया बच्चा पार्टी फोकस। ठीक है, फोकस आ गया। दूसरी रे ड्रॉ करनी है, सिर्फ जैसे मैंने बताया 2 रे ड्रॉ करो। ये मैंने लाइन क्यों एक्सटेंड किया सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, क्योंकि हमें पता है कि जो नॉर्मल होगा वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा मिरर के लिए। नेक्स्ट मैं कहाँ पे हिट कराऊंगा, पोल पे। ठीक है, पोल पे हिट करें, अब जितने एंगल पे पोल पे हिट करेगा उतने पे ये वापस जाएगा। तो पोल पे जितने एंगल पे हिट किया ऑलमोस्ट उतने एंगल पे रे ने वापस आई और यहाँ पे मेरे पास क्या बन गई, इमेज। और रियल इमेज जब बनती है तो उसको हम डार्क लाइन से डिनोट करेंगे। ये बन गई मेरे पास इमेज। तो ये पॉइंट मेरे पास हो गया यहाँ पे ए डैश, और ये वाला पॉइंट बच्चा क्या हो गया मेरे पास, बी डैश। ए डैश एंड बी डैश। तो इस टाइप से मेरे पास ये ट्राइंगल आ गया है। ठीक है, रे डायग्राम आ गया। अब रे डायग्राम में हमें पता है कि ये जो ए बी आया है ये H1 ऑब्जेक्ट की हाइट, और ए डैश बी डैश आ गया H2 इमेज की हाइट। जैसे हाइट वाला मैंने चीजें मार्क कर दी। ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस हमारे पास होती है U, इमेज तक की डिस्टेंस हमारे पास होती है V। मेनली इन दोनों को लिखते हैं। करते हैं डेरिवेशन स्टार्ट। एक ही लाइन से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। किस टाइप से, एज ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर। आप खुद देख लो, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है। ए बी पी ट्राइंगल और ए डैश बी डैश पी ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। अब हमने क्या करना है कि हाइट को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से रिप्लेस करके फिर से एक डेरिवेशन कर देना है मैग्निफिकेशन का। कैसे होगा, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी बी डैश अपॉन पी बी। ये मेरे पास हो गई इक्वेशन 1। नाउ यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हम क्या अप्लाई करेंगे, यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो मुझे पता है ए डैश बी डैश मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस H2। इसको समझो, ए डैश बी डैश माइनस H2 क्यों आया, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से मैं नीचे की साइड मेजरमेंट कर रहा हूं तो नीचे की हाइट माइनस आ गई। यहीं पे अगर मैं ए बी लिखूंगा बच्चा पार्टी तो ए बी आएगा मेरे पास प्लस H1। ठीक है, यहीं पे अगर मैं लिखूंगा पी बी डैश तो याद ध्यान से देखना इंसिडेंट रे गई है राइट साइड को। फिर बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं एक चीज कि इंसिडेंट रे किधर से जाएगी, ये कैसे पता लगाएंगे, ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज चलेंगी। रिफ्लेक्टिंग साइड ऑब्जेक्ट होगा तो रेज ऐसे गई। अब रेज राइट को जा रही है, मैं मेजरमेंट कर रहा हूं अपोजिट साइड को। पी बी डैश मतलब इमेज की पोजीशन, तो माइनस वी आ जाएगा। और यहीं पे अगर मैं बात करूं पी बी की तो पी बी भी मेरे पास आएगा माइनस यू। हाँ, पी बी डैश मेरे पास बच्चा कितना पार्टी कितना आ गया, माइनस वी आ गया। ओके, और मेरे पास जो पीबी है पीबी कितना आएगा, माइनस यू, क्योंकि मैं कैसे मेजरमेंट कर रहा हूं, अपोजिट साइड मेजरमेंट कर रहा हूं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे ये चीज। थोड़ा सा स्पेस यहां बचा लेते हैं ताकि डेरिवेशन में अगर जरूरत है तो काम आ जाएगा। ठीक है,
तो मेरे पास आ जाएगा इक्वेशन से a-b' मेरे पास आ गया माइनस H2 अपॉन AB आ गया प्लस H1 इज इक्वल टू PB' आ गया माइनस V अपॉन PB आ गया माइनस U, माइनस से माइनस कैंसल, इट इम्प्लाइज H2 बाई H1 आ गया माइनस V अपॉन U। इस बात को समझो, H2 बाई H1 किसके आ गया, देखो हाइट किसके इक्वल आ गई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की फॉर्म में आ गई ऑब्जेक्ट और इमेज के। तो यहां से मेरे पास देयरफॉर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आ जाएगा बच्चा पार्टी, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड m का फॉर्मूला होता है हमें पता है H2 बाई H1। अब H2 बाई H1 के साथ साथ मेरे पास हमें पता है H2 बाई H1 किसके इक्वल हो जा रहा है, इसको इक्वेशन 2 मान के चलते हैं, माइनस V बाई U के। तो माइनस V बाई U भी किसका फॉर्मूला हो गया बच्चा पार्टी, किसका हो गया, मैग्निफिकेशन का। तो दो फॉर्मूले आ गए। अब यहाँ पे हमारी मर्जी है, कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है m का फॉर्मूला H2 बाई H1 यूज करने की, आंसर इससे आ जाएगा। कभी कभी हमें जरूरत पड़ेगी m का फॉर्मूला माइनस V बाई U से, यहां से आंसर आ जाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द गिवन डाटा, आप लोग बोलेंगे सर ये इस तरह से एक इक्वेशन में 3 टर्म आ गए इक्वल होके, इससे हम क्या समझें, इससे हमें ये पता चलता है कि गिवन डाटा के हिसाब से हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। जैसे मान लो H2 बाई H1 गिवन है, मैग्निफिकेशन निकालनी है तो H2 बाई H1 यूज करेंगे, V और U गिवन है तो इसी हिसाब से यूज करेंगे, m इक्वल टू माइनस V बाई U यूज कर लेंगे। इवन कभी कभी ऐसा होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ H2 बाई H1 इक्वल टू V बाई U यूज करेंगे। तो 3 पैटर्न यहाँ पे हमारे बन के आते हैं। सो ये हमारे पास हमारे सामने हो गया डेरिवेशन। अब क्योंकि अब बात आती है कि सर आपने ये लिखा है नेगेटिव, इसको बताओ। आप देख रहे हैं इमेज इन्वर्टेड है, और जब इमेज इन्वर्टेड है तो मतलब यहाँ पे H2 क्या हो गया, नेगेटिव हुआ। और H2 अगर फॉर्मूले में नेगेटिव रखेंगे तो M भी मेरे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि इसको मत देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैग्निफिकेशन का साइन इज डिसाइडेड बाय द साइज ऑफ इमेज बाय एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, V और U से डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेशन मैंने बच्चा पार्टी करके रखा हुआ है किसके लिए, व्हेन इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। पहला केस हो गया हमारे पास रियल इमेज के लिए कनकेव में, अब वर्चुअल इमेज होगी तब क्या होगा, तो ये रे डायग्राम क्योंकि बार बार क्लास में ड्रॉ करने से टाइम वेस्ट होगा, आप लोग इसको पहले से जानते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे क्या किया, पोल और फोकस के बीच में रखा, तो इमेज मेरे पास वर्चुअल बनेगी। आप रे डायग्राम देख सकते हैं। रे डायग्राम बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे लिखा जब वर्चुअल है इमेज तो इरेक्ट होगी, ये फिक्स है चीज, और इरेक्ट होगी तो m पॉजिटिव हुआ। मैग्निफिकेशन जब वर्चुअल इमेज होगी पॉजिटिव होगा, रट के रखेंगे क्योंकि वर्चुअल है तो इरेक्ट है। अब बात आती है कि सर पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हाइट यहाँ पे पॉजिटिव है। आप देखो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर यहाँ पे हाइट गई है। ठीक है, अब डेरिवेशन करने का तरीका क्या है, फिर वही चीज, ट्राइंगल ABP एंड A', B', P आर सिमिलर। ट्राइंगल ABP है ना, A', B', दोनों क्या है, सिमिलर है। तो A', बाई AB इक्वल टू PB' बाई PB, PB' बाई PB मैंने कर दिया। अब साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन में समझाऊंगा। AB', B' देखो यहाँ पे A', B' मेरे पास ऊपर की साइड है हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी हाइट ऊपर होगी तो प्लस हो जाएगी, प्लस H2 लिखा। AB ये भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है ऑब्जेक्ट की हाइट, ये भी प्लस H1 हुआ। इंटरेस्टिंग चीज PB' यहाँ पे प्लस V होगा। PB' प्लस V क्यों है, क्योंकि रेज जा रही है राइट साइड को, और पोल से इमेज की डिस्टेंस भी हम कैसे मेजर कर रहे हैं, राइट साइड को। तो इंसिडेंट रे और डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस भी क्या होगी, सेम हो गई, तो प्लस हो जाएगा, प्लस V हो गया। PB हो गया माइनस U, PB माइनस U क्यों होगा, इंसिडेंट रे जा रही है राइट साइड को, हम मेजरमेंट कर रहे हैं P से B तक लेफ्ट साइड को, तो माइनस U। फर्स्ट इक्वेशन मैंने वैल्यूज पुट की, H2 बाई H1 इक्वल टू V बाई माइनस U आ गया। ठीक है, PB' आया V, PB आया माइनस U, तो फिर से H2 बाई H1 माइनस V बाई U। फाइनली मैंने मैग्निफिकेशन में फॉर्मूला रख दिया, M इक्वल टू H2 बाई H1 इक्वल टू माइनस V बाई U। इस तरीके से मेरे पास ये केस आ गया। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज का भी केस हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। अब लास्ट जो मैग्निफिकेशन का हमारे पास पार्ट होगा, मैग्निफिकेशन किसके लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए, वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, तो लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ये कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर से मैग्निफिकेशन कैसे प्रोड्यूस होगी, जैसा कि हमें पता है कि कन्वेक्स जो मिरर है हमारे पास हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, और हमें पता है वर्चुअल होगी तो इरेक्ट ही होगी। तो वर्चुअल और इरेक्ट होने की वजह से मैग्निफिकेशन यहाँ पे कैसी रहती है, हमेशा कन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव रहती है। आपने हमेशा याद रखना है। रे डायग्राम पहले के जैसा बनाया है, 2 रे ट्रेवल कराई है, एक पैरेलल ट्रेवल कराई है, एक पोल पे हिट कराई है, और पीछे जाके जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इमेज बन जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। ये चीज H1 है, तो यहाँ पे जो हाइट हो जाएगी मेरे पास क्या हो जाएगी इमेज की, H2, A', हाइट होगी H2। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सेम चीज की फिर से, एज ट्राइंगल ABP एंड A', P आर सिमिलर। देखो यहाँ पे भी ABP और दूसरा हो गया A', P, ये ट्राइंगल भी क्या है, सिमिलर है। सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दी, A', B' अपॉन AB इक्वल टू
पी बी डैश अपॉन पी बी, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर मैंने यहाँ पे साइन कन्वेंशन अप्लाई किया। साइन कन्वेंशन कैसे अप्लाई किया, ए डैश बी डैश क्या हो गया, हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो प्लस h2। अब ए बी क्या हो गया, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हाइट है तो ये भी प्लस h1। पी बी डैश प्लस v होगा, क्योंकि इंसिडेंट रेज कैसे जा रही है हमारे पास बच्चा पार्टी, इंसिडेंट रे जा रही है राइट साइड को, इंसिडेंट रे राइट साइड को जा रहे हैं। हम भी जो मेजरमेंट कर रहे हैं पोल से वो राइट साइड को मेजरमेंट कर रहे हैं, तो पी बी डैश आ गया प्लस वी, पी बी आएगा माइनस यू। पी बी माइनस यू क्यों आया, क्योंकि हम पी से बी की साइड लेफ्ट को जा रहे हैं और इंसिडेंट रे राइट को जा रही है, अपोजिट मेजरमेंट आ गया माइनस वी। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुट की, फाइनली यहाँ पे भी हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया m इक्वल टू h2 बाई h1 इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो ये वाला केस हमारे पास हो गया मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई ए कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब मैं इसमें ना एक इंपॉर्टेंट नोट लिखाता हूं आप लोगों को ना, मैग्निफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे, और वो नोट क्या है, वो जो आप लोगों को याद रखना है, स्पेशली जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इवन कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसे नन्हे मुन्ने सवाल आ जाते हैं, अचानक से आपको क्वेश्चन मिल सकता है 4 नंबर में, छोटी सी चीजें हैं, क्या याद रखेंगे। देखो एक नोट तो मैं लिखा रहा हूं आपको, जब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, वो मैं लिख रहा हूं, the sign of magnification m is determined by डायग्राम में मिटा देते हैं एक सेकेंड। the size of magnification m is determined by the sign of, ये आप लोगों ने ध्यान रखनी है बात, h2 and h1। h2 और h1 का क्या साइन है, इसके हिसाब से हम साइन डिसाइड करेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले बोल के बताया था बट अभी लिखा दिया, क्योंकि कुछ इतने क्रांतिकारी लोग हैं क्लास में जो हो सकता है कि बस सुने और बातों को सुन के हल्के में निकाल दें, तो हल्के में नहीं लेनी है बातें, आप लोगों ने ध्यान रखना है। जो भी कुछ चीज मैं बोल के बता रहा हूं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं तो उसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था साइन ऑफ m इज डिटरमाइंड बाय द साइन ऑफ h1 और h2। h1 और h2 की वजह से डिसाइड करेंगे, और आसान करना है तो लिख सकते हैं नोट बाय द साइन ऑफ u एंड v। ऑब्जेक्ट और इमेज के साथ क्या साइन लगा हुआ है उसकी हेल्प से नहीं बताएंगे, h1 और h2 की हेल्प से बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि आप लोग जब बुक में देखोगे ना तो बुक में एक बहुत बड़ी आपको टेबल बनी हुई दिखाई देगी इसकी, m पॉजिटिव होने पे क्या होगा, नेगेटिव होने पे क्या होगा, लेस देन 1 होने पे क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होने पे क्या होगा। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है इसको मैं थोड़ा सा बता दूं पहले आप लोगों को। एक्चुअल में होता क्या है, जो मैग्निफिकेशन नाम की चीज है इसकी वैल्यू से ही हम इमेज की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं, सारे का सारा इमेज नेचर बता सकते हैं मैग्निफिकेशन से। सिर्फ कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर मान लो +1 है या -1 है, +2 -2 है या 0.5, कुछ मतलब किसी भी तरीके से अगर दिया हुआ है मैग्निफिकेशन, तो सारे का सारा डाटा उसकी वैल्यू से निकलता है। अब सारा डाटा कौन सा, इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी ये भी मैग्निफिकेशन से पता चल जाएगा, इमेज इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी ये भी पता चल जाएगा मैग्निफिकेशन से। साथ ही साथ इमेज जो होगी वो मैग्नीफाइड मतलब एनलार्ज्ड होगी, उसका साइज बढ़ेगा या डिमिनिश्ड होगी, साइज कम होगा, ये भी सारी की सारी बातें हम किससे पता लगा सकते हैं, मैग्निफिकेशन से। तो इसको समझना जो मैं बता रहा हूं, रटना नहीं है, रटोगे तो भाई कंफ्यूज हो जाओगे, ये मैं बोल रहा हूं आप लोगों को पक्का। तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं, अगर मेरे पास मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, मैग्नीट्यूड, ध्यान से देखना इस बात को, मैंने मैग्नीट्यूड की बात की, मोड लगा दिया क्योंकि m पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, थोड़ा आसान करके बता रहा हूं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि h2 बाई h1 जो है वो ग्रेटर देन 1 हो गया। इट इंप्लाइज h2 ग्रेटर देन h1। इस चीज को फील करो पहले, मैं क्या बोल रहा हूं, बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है तो मेरे पास मतलब यहां भी मैग्नीट्यूड लगाता हूं, h2 बाई h1 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1, या मैग्नीट्यूड ही लेके चल रहे हैं सीधे सीधे, h2 क्या हो गया, h1 से ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा है, मतलब जो इमेज बन रही है वो बड़े साइज की बन रही है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो इस टाइप की इमेज को हम क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइड इमेज। देयरफॉर मैग्नीफाइड और एनलार्ज्ड एक ही बात है, एनलार्ज्ड इमेज इज फॉर्म्ड, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, मैग्नीफाई बनी है, एनलार्ज बनी है। ठीक है, या तो मैग्नीफाई या फिर एनलार्ज, ठीक है एक ही बात है। अगर मैं मैग्नीट्यूड लेस देन 1 लेके चलता हूं तो उसका मतलब समझेंगे, m की वैल्यू जो है 1 से कम है, ठीक है, मान लो 1/2, 1/3, 1/4 इस टाइप से है,
तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, H2/H1, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है m का। अब बोलेंगे कुछ लोग, सर वी और u क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में लिखा दिया पहला नोट कि जो साइन है या कोई भी चीजें हैं वो H1 और H2 की हेल्प से हम डिसाइड करेंगे। तो H2/H1 मेरे पास लेस देन 1, इंप्लाइज H2 लेस देन H1। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो इमेज की हाइट है H2 वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है, तो इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज। इमेज कैसे जाएगी बेटा, डिमिनिश्ड इमेज। तो ये दो बातें याद रखनी है। अब आगे की चीज अगर मैं ऐड कर दूं, मान लो m मेरे पास पॉजिटिव है, तो m पॉजिटिव का मतलब H2 पॉजिटिव होएगा। H2 क्या होएगा बच्चा पार्टी, पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो हम रेफरेंस क्या लेके चल रहे हैं कि हमने प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही रखा है। तो H2 अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है इरेक्ट इमेज है, और हमें पता है कि अगर इरेक्ट है इमेज तो वो कैसी होगी भाई साहब, वर्चुअल होगी। ये चीजें हमने फिक्स की हुई है, पहले मैंने बताया हुआ है कि जब जब वर्चुअल इमेज बनेगी वो इरेक्ट ही होगी। कंडीशन क्या है, सिंगल डिवाइस होना चाहिए, पहले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूं उस बात को, ठीक है। यहीं पे अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास मान लो मैग्निफिकेशन हो गई नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब वहां पे हाइट नेगेटिव होगी। हाइट अगर नेगेटिव है मतलब इमेज बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, ठीक है। तो कैसी इमेज लेके चलेंगे उसको, इन्वर्टेड इमेज। और हमें पता है कि अगर इमेज इन्वर्टेड है तो रियल ही होंगी। कैसी होंगी बच्चा पार्टी, रियल ही होगी, ठीक है। अगर कैसी इन्वर्टेड इमेज है तो रियल ही होगी। तो देखो आप लोग, सारे का सारा नेचर हमें पता चल गया, क्योंकि होता क्या है बोर्ड एग्जाम्स में अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसमें पूछ भी लेता है कि नेचर क्या होगा फाइनल। मान लो उसने मैग्निफिकेशन ही कैलकुलेशन कराई, साथ ही साथ आपसे वो ये भी पूछ लेगा कि इमेज का नेचर बताओ, इमेज का नेचर क्या होगा। इमेज रियल होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड होगी, मैग्नीफाइड होगी, डिमिनिश्ड होगी, क्या होगी। तो हमने ये सारी की सारी बातें सिर्फ और सिर्फ मैग्निफिकेशन से पता लगा देनी है। बात समझ में आ रही है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके चलूं, ये मान लो मेरे पास m आ गया 2, m आ गया +2, तो हम क्या क्या बोलेंगे, +2 का मतलब H2 ग्रेटर देन H1 हुआ, तो मैग्नीफाइड इमेज हो गई, ठीक है। मैग्नीफाइड है, प्लस है तो मतलब इरेक्ट है इमेज, इरेक्ट है तो कैसी है भाई साहब, वर्चुअल है, ठीक है। तो मेरे पास आ गई वर्चुअल आ गया, इरेक्ट आ गया, मैग्नीफाइड आ गया, तो नेचर पूछ लेता है। इवन कंपटीशन में भी पूछ सकता है नेचर क्या होगा, तो इस हिसाब से हम पता लगा सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने m+2 बताया, -2 या -3 या 1 -1/2, वो भी आप लोग पता लगा सकते हैं इजिली। मैग्नीफाइड है, हाइट पॉजिटिव है H2 तो इरेक्ट हो गया, इरेक्ट है तो वर्चुअल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये मैग्निफिकेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, थियोरेटिकल पार्ट और डेरिवेशन वाला पार्ट। अब ना बच्चा पार्टी एक चीज और हम डिस्कस करेंगे, जैसे डेरिवेशन वाला पार्ट हमारा हो गया है ना, मैंने आप लोगों को पहले मिरर फॉर्मूला बताया, फिर मैंने मैग्निफिकेशन वाले पार्ट को डिस्कस किया, ठीक है। तो मैं एक इमेज शेयर करने जा रहा हूं अभी ना आप लोगों के सामने स्क्रीन पे। वो जो इमेज होगी वो आपके रेफरेंस के लिए, आपने उसको पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है। क्या आने वाला है उस इमेज के अंदर, उसमें क्या होगा कि कनकेव मिरर के लिए और कन्वेक्स मिरर के लिए जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे, इमेज किस टाइप की बनेगी और कहां पे बनेगी, वो सारा डाटा, सारे का सारा डाटा गिवन है। तो जो लोग बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उसको कॉपी कर लेंगे, और जो कंपटीशन वाले हैं वो भी उसको ध्यान से समझेंगे। जैसे आप लोगों को मैंने बताया भी था कि स्पेशली जैसे पहले कनकेव मिरर की केस में बताया था कि कनकेव मिरर में जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर की साइड लेके जाते हैं, इमेज उसके अपोजिट जाते जाती है ना। और फाइनली जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे लेके जाते हैं तो इमेज इन्फिनिटी पे चली जाएगी। फर्दर ऑब्जेक्ट को फोकस से आगे लेके जाएंगे नियर टू द पोल, तो इमेज क्या करेगी, वापस से दूसरी साइड जंप कर जाएगी, मतलब अब बैक साइड में नहीं जाएगी, वो मिरर के बिहाइंड चली जाएगी। तो ये वाली चीजें भी उसमें लिखी हुई है प्रॉपरली कि नेचर क्या होगा इमेज का, इमेज कहाँ पे बनेगी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ऑब्जेक्ट फोकस पे है, ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में कहाँ कहाँ पे इमेज बनेगी। साथ ही साथ कन्वेक्स मिरर के बारे में भी दिया हुआ है। जैसे कन्वेक्स मिरर के बारे में हम जानते हैं कि इमेज फॉर्म इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, इरेक्ट होगी, कहीं पे भी चाहे तुम ऑब्जेक्ट को रख दो, तो उसकी भी टेबल है। वो टेबल आप लोग अभी स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूं इमेज, वहां पे देख लीजिए, ठीक है। अब जो आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट होने वाला है बच्चा पार्टी, वो होगा फील्ड ऑफ व्यू। ये लास्ट पार्ट है थियोरेटिकल पार्ट मिरर्स को लेके। तो फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या हुआ, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो फील्ड या वो एरिया या वो रीजन जिसको हम किसी भी मिरर की हेल्प से देख पाएंगे उसको हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। तो जैसे मैंने इसको 2-3 तरीके से डिफाइन किया हुआ है ना। फील्ड ऑफ व्यू को मैंने लिखा है एरिया और रीजन इन विच ए रिफ्लेक्टेड रे एग्जिस्ट। वो रीजन जिसमें रिफ्लेक्टेड रे एग्जिस्ट करेंगी किसी भी मिरर की। मान लो ये प्लेन मिरर है, रे ने इसको हिट किया, हिट करने के बाद वो कितने रीजन में बैक साइड में अपियर हो रही है, एग्जिस्ट कर रही हैं।
कनकेव मिरर में कितने रीजन में एग्जिस्ट कर रही हैं, कन्वेक्स में कितने रीजन में एग्जिस्ट कर रही हैं। अब बात आती है कि सर रिफ्लेक्टेड रे पे क्यों फोकस कर रहे हैं हम। हमें पता है दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखाई देगा जब रेज रिफ्लेक्ट होकर हमारे रेटिना पे वापस आएंगी। प्लेन मिरर में भी तो यही होता है, जब प्लेन मिरर के हम सामने जाएंगे हमें हमारी इमेज तभी दिखाई देगी जब रेज हमारे हम ऑब्जेक्ट है मिरर पे जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस रेटिना पे आएगी। अगर मैं इस साइड को चला जाऊंगा तो मेरी इमेज यहाँ पे नहीं होगी। या मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूं तो फील्ड ऑफ व्यू का मतलब समझो आसान भाषा में कि मान लो ये कोई मिरर है, ठीक है। अब मैं अगर साइड से देखूंगा तो मुझे तुम्हारी साइड का इस मिरर में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू मेरी साइड आ ही नहीं रहा है, मैं इसके फील्ड ऑफ व्यू से बाहर हूं। बात समझ में आ रही है। रेज तुम लोगों से आ रही है, मिरर के ऊपर हिट करेंगी और वापस चली जाएंगी, क्योंकि एक मान लो प्लेन मिरर का मतलब क्या हुआ, एक स्मूथ या परफेक्टली रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गई हमारे पास, प्लेन सरफेस हो गई जहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो जिस रीजन में रेज रिफ्लेक्ट होके जा रही है, अगर उस रीजन के अंदर कोई ऑब्जर्वर है तभी वो ऑब्जेक्ट को देख पाएगा बिहाइंड द ऑब्जर्वर, या खुद की इमेज भी तभी देख पाएगा। अगर उस रीजन से बाहर आ गया तो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। जैसे सेकंड डेफिनेशन मैंने लिखाई है इसकी, एरिया फ्रॉम विच एन ऑब्जर्वर कैन सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस एरिया से कोई भी ऑब्जर्वर इमेज को देख पाएगा ऑब्जेक्ट की। जैसे मान लो मैं ऑब्जर्वर हूं और तुम सारे के सारे ऑब्जेक्ट हो, मैं अगर यहाँ पे खड़ा हुआ हूं और इस मिरर में मुझे तुम्हारी इमेज नहीं दिखाई देगी साइड से। अगर मैं चाहता हूं मुझे तुम्हारी इमेज दिखाई दे तो मुझे अपनी गर्दन ऐसे घुमानी पड़ेगी। अब ऐसे करने पे मुझे तुम लोग क्यों दिखाई दोगे, रीजन ये है कि अब मैं इसके फील्ड ऑफ व्यू में आ गया हूं। बात समझ में आ रही है। तो आई होप के फील्ड ऑफ व्यू वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट पार्ट मैंने लिखा है, इफ द ऑब्जर्वर इज आउटसाइड दिस एरिया ही विल नॉट बी एबल टू सी द इमेज ऑल्दो द इमेज विल बी देयर। वही बात जो मैंने बताया कि तुम लोग ऑब्जेक्ट हो, तुम्हारी इमेज बन रही है मिरर में, मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि मैं फील्ड ऑफ व्यू से बाहर हूं, मुझे तुम्हारी इमेज देखनी है तो इधर आना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले फील्ड ऑफ व्यू का डायग्राम बनाया कन्वेक्स के लिए। तो कन्वेक्स मिरर से मैंने 2 रे ड्रॉ की, और मान लो ये ऑब्जर्वर है, और अगर थोड़ा ड्राइंग करने की कोशिश कर लेते हैं, आई होप इधर ही देख रही है आंखें, ठीक है। तो इस टाइप से ऑब्जर्वर देख रहा है, तो इस रीजन में जो मैंने लिखा फील्ड ऑफ व्यू, इस रीजन में मिरर के पीछे जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमें दिखाई देगा। इसको और आसान भाषा में समझो, आप लोग अगर कार, बाइक या स्कूटी चलाना जानते हो, या मान लो कुछ लोग चलाना नहीं जानते, बैठना भी जानते हो, है ना, तब भी आप लोगों ने देखा होगा साइड मिरर का पर्पस क्या होता है। साइड मिरर का पर्पस ये होता है कि हम बैक साइड का व्यू देख पाए कि साइड पीछे से कोई कार तो नहीं आ रही है, बाइक तो नहीं आ रही है। स्पेशली जब हम टर्न लेते हैं, मान लो मैंने राइट को टर्न लेना है, अब गर्दन ऐसे घुमाऊंगा तो आगे कहीं ठुक जाऊंगा, किसी के घर में घुस जाऊंगा मैं, है ना। तो मैं चाहता हूं कि मैंने आगे भी देखना है और मुझे बैक साइड का भी विजिबल हो, तो हम मिरर में थोड़ा देखते हैं, है ना। तो मिरर में मुझे पता चल जाएगा कि अगर मैं मान लो राइट को टर्न ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, कि इधर से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसका पर्पज ये होता है। अब सोचने वाली बात है कि हमारे पास जो मिरर है कार या बाइक में, रियर मिरर, वो कैसा होना चाहिए। क्या वो ज्यादा से ज्यादा एरिया देख पाए पीछे का, या कम एरिया देख पाए। कम एरिया देख पाएगा तो क्या होगा, मान लो कहीं एक इंसान चल के आ रहा है, बस इतने रीजन का विजिबल होगा, इधर से कोई आ गया ठुक जाएगा बंदा, पता ही नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि रीजन जो हो, मान लो जो रीजन है मिरर का वो मैक्सिमम होना चाहिए। मैंने पहले बताया कि पहले इतना एरिया था, अगर एरिया इतना ज्यादा हो जाए तो हमें और अच्छा लगेगा। हम चाहते हैं कि हमारा जो रियर मिरर है वो मैक्सिमम एरिया कवर करे, मतलब उसका फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम हो। इसीलिए फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम जो होता है, अगर आप रे डायग्राम से भी देखेंगे, तीनों डायग्राम मैंने बनाए हैं, कनकेव के लिए भी बनाया, प्लेन के लिए भी बनाया, सबसे ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू होता है वो कन्वेक्स मिरर का होता है। मैं लिख भी देता हूं, मैं लिख देता हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फील्ड ऑफ व्यू, ध्यान देखना इस बात को, फील्ड ऑफ व्यू, FOV, शॉर्ट में लिख रहा है, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ कन्वेक्स मिरर इज ग्रेटर देन फील्ड ऑफ व्यू ऑफ कनकेव मिरर। जो लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तो 1 नंबर का सवाल भी हो सकता है, कौन से मिरर का फील्ड ऑफ व्यू सबसे ज्यादा होता है। तो ये मैंने इस पे इंपॉर्टेंट भी मार्क कर दिया, ब्रैकेट में लिख देंगे बेटा मम्मी कसम, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे मेरे लाल, मम्मी कसम। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखेंगे। फील्ड ऑफ व्यू कन्वेक्स मिरर का सबसे ज्यादा होता है, स्पेशली अगर कनकेव और कन्वेक्स की कंपैरिजन करूं तो कन्वेक्स का ज्यादा है। तभी देखो इसकी एप्लीकेशन कहां पे है, रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स, जितने भी कार, बाइक, ट्रक, ट्रेन जो भी है, ट्रेन में तो खैर जरूरत नहीं है, साइड से वही बात है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, है ना। स्पेशली हमें जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं जो रोड्स पे दौड़ते हैं उनके लिए जरूरत है, ठीक है। तो मेरे पास रियर व्यू में यूज करेंगे इसको, रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स। दूसरा स्ट्रीट लाइट लैंप, जैसे हम जाते हैं स्ट्रीट लाइट जो होती है, मान लो हम हाईवे पे जा रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं, लाइट कैसी हो, ऐसा तो ना हो लाइट से कि जो रोशनी जाएगी, लाइट जो जाएगी नीचे वो बस एक ही स्पॉट बनाए। हम चाहते हैं कि जो लैंप से, जो मतलब स्ट्रीट लैंप्स हैं, वहां से जो लाइट नीचे आ रही है वो स्प्रेड करे, स्प्रेडिंग उसकी ज्यादा हो, बोलते हैं फॉर एग्जांपल स्कैटरिंग उसकी ज्यादा हो। जितना ज्यादा वो स्कैटर्ड होगी, जितना ज्यादा वो स्प्रेड करेगी, उतना ही पोर्शन में हमें लाइट दिखाई देगी, रोशनी दिखाई देगी, हम इजीली ड्राइव कर पाएंगे। या गली मोहल्ले में जो लाइट लगी रहती है, हम थोड़ा ना चाहते हैं एक ही जगह वो स्पॉट बना दे टॉर्च के जैसे,
ठीक है ना, हम चाहते हैं कि दूर तक जाए वो, ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रीट लाइट में भी हम कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। बात आती है कनकेव की, इसका फील्ड ऑफ व्यू कम होता है, थोड़ा ड्राइंग में ये चीजें हल्की फुल्की इधर उधर हो सकती हैं। एक प्रॉपर डायग्राम तुम बुक से या नेट पे भी सीधे सीधे देख सकते हो, अच्छे से डायग्राम बहुत सारे बने हुए आ जाएंगे वहां पे, और तुम्हें क्लियरली विजिबल होगा कि फील्ड ऑफ व्यू कनकेव का कम है। तो कहाँ यूज करेंगे कनकेव? ये ऐसा नहीं कि अभी यूजलेस हो गया मिरर, कहाँ पे जरूरत है इसकी? डेंटिस्ट, ओरिएंटिस्ट, स्पेशलिस्ट। क्योंकि डेंटिस्ट क्या चाहते हैं, उनके पास कैसी लाइट होनी चाहिए, कैसी टॉर्च होनी चाहिए। ऐसा थोड़ा ना कि टॉर्च मारी वो पूरे चेहरे पे रोशनी आ रही है, उनको तो एक जगह कंसंट्रेट करना है। जैसे माइक्रोस्कोप से हम मुन्नू मुन्नू चीजें, छोटी छोटी चीजें देख पाते हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि जो डेंटिस्ट है वो मुन्नू मुन्नू से पार्ट जो है अंदर के, वहां तक वो लाइट फोकस करे। तो डेंटिस्ट और ईएनटी स्पेशलिस्ट यूज करते हैं इसको। सर्च लाइट में यूज होगा क्योंकि ज्यादा स्प्रेड नहीं करेगी लाइट, तो दूर तक जाएगी, स्प्रेड कर जाएगी तो दूर तक नहीं जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है सर्च लाइट, मोटर हेडलाइट हो गया, ठीक है। सिनेमा प्रोजेक्टर में भी, सिनेमा प्रोजेक्टर में ऐसा नहीं कि हम कन्वेक्स यूज करेंगे तो पता चल रहा है सलमान खान की इमेज हमारे ऊपर ही बन रही है, जो लोग भीड़ बैठी हुई है, ऐसे पर्दे तक पहुंच ही नहीं पाई, स्क्रीन तक पहुंच ही नहीं पाई लाइट, बीच में स्प्रेड हो गई। इसलिए सिनेमा का जो प्रोजेक्टर है उसमें जो मिरर यूज करते हैं वो कनकेव मिरर होगा, ताकि जो हमारे जो लाइट जो जा रही है, जो इमेज है, वो सीधे सीधे रियल इमेज कहाँ पे फोकस हो, स्क्रीन पे जाए, दूर तक सीधे सीधे स्क्रीन पर कंसंट्रेट हो, स्प्रेड ना कर जाए बीच में ही, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, द कनकेव मिरर इज प्रेफर्ड ओवर प्लेन मिरर फॉर शेविंग एंड मेकअप। इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू प्लेन मिरर, क्योंकि यहाँ पे हमें ज्यादा अच्छा व्यू देखने को मिलता है कनकेव में। वैसे मैंने आप लोगों के लिए प्लेन मिरर वाला डायग्राम भी बना दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, जो भी बातें मैंने बताई है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट चीज मैं डिस्कस करूंगा, अगला जो लेक्चर हमारा होने वाला है, अब प्योरली न्यूमेरिकल पार्ट आएगा, ठीक है। मैं खुद भी थक चुका हूँ कि थ्योरी चली है, बच्चे भी सोच रहे होंगे सर मास्टर सिर्फ थ्योरी करा रहा है, डेरिवेशन करा रहा है। तो टेंशन नहीं है, क्वेश्चंस की भी कमी नहीं है, क्वेश्चन में नहला दूंगा मैं आप लोगों को, है ना। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम की कमी है कोई, बट मेरा फोकस जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल सभी के लिए है, बोर्ड प्लस कंपटीशन दोनों, स्पेशली हिमाचल में, कि अगर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है, तो पर्पज यही है कि यहाँ के लोगों का भला हो। तो उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ कि जो लोग दूर दराज के एरिया के हैं, जिनकी रिक्वेस्ट भी थी मेरे पास, उनके हिसाब से मैं ये चीजें करा रहा हूँ कि वो घर पे बैठ के ही अपने जो मुश्किल चैप्टर, इसलिए मैंने मुश्किल चैप्टर्स भी पिक किए हैं, जो मुश्किल से मानने जाते हैं कि रे ऑप्टिक्स है, वे ऑप्टिक्स है, इन्हीं को पहले कराऊंगा मैं, ठीक है। तो इसके बाद पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर में, मिरर्स को लेके स्पेशली, जिसमें कनकेव मिरर भी आएगा, कन्वेक्स भी आएगा, ठीक है। बोर्ड के क्वेश्चन, मतलब बोर्ड टाइप से हम स्टार्ट कर देते हैं, कंपटीशन लेवल पे जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।